पार्ट्स ऑफ स्पीच। यहां पर हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में विस्तृत एवं गहन अध्ययन प्रारंभ कर रहे हैं। इस क्रम में हम सर्वप्रथम ये जानें कि पार्ट्स ऑफ स्पीच से क्या आशय है। पार्ट्स ऑफ स्पीच में पार्ट का अर्थ है खंड या भाग तथा स्पीच का अर्थ है संवाद या वाक्य। अतः हम कह सकते हैं कि किसी वाक्य के खंड या भाग को पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं, जिसका हिंदी में अर्थ है शब्द भेद। पार्ट्स ऑफ स्पीच में 8 प्रकार के शब्द होते हैं। उन्हीं शब्दों का प्रयोग वाक्य अर्थात स्पीच में होता है। अतः उन शब्दों के प्रयोग का नियम, उनमें भेद या अंतर, उनमें सामंजस्य आदि का अध्ययन पार्ट्स ऑफ स्पीच के तहत किया जाता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच के प्रकार, टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच के 8 भाग होते हैं। नंबर 1 नाउन संज्ञा, नंबर 2 प्रोनाउन सर्वनाम, नंबर 3 एडजेक्टिव विशेषण, नंबर 4 वर्ब क्रिया, नंबर 5 एडवर्ब क्रिया विशेषण, नंबर 6 प्रीपोजिशन संबंध बोधक, नंबर 7 कंजक्शन समुच्चय बोधक, नंबर 8 इंटरजेक्शन विस्मयादि बोधक। नाउन, नाउन को हिंदी में संज्ञा कहते हैं। संज्ञा का शाब्दिक अर्थ है नाम। मोटे तौर पर कह सकते हैं कि किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं। पारिभाषिक रूप में हम कह सकते हैं कि नाउन एक ऐसा शब्द है जो किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम, गुण अथवा अवस्था की जानकारी देता है। इसे अंग्रेजी में हम इस रूप में कह सकते हैं, A word that identifies the name, the quality or the state of a person, place or thing is called noun। इस परिभाषा पर हम विचार करें तो मुख्यतः ये 3 शब्द हमारे सामने आते हैं, नाम, गुण और अवस्था, अर्थात नेम, क्वालिटी और स्टेट। नाउन इन्हीं नाम, गुण और अवस्था की जानकारी देता है। ये किसी व्यक्ति के हो सकते हैं, किसी स्थान के हो सकते हैं या किसी वस्तु अथवा पदार्थ के हो सकते हैं। अतः हम सबसे पहले नाम, गुण और अवस्था के बारे में जानें। इस क्रम में सबसे पहले प्रश्न है, नाम क्या है? What is name? इस प्रश्न का उत्तर है कि नाम वह शब्द है जिससे व्यक्ति, वस्तु या स्थान की पहचान होती है। जिस व्यक्ति, वस्तु या स्थान की पहचान होती है उसका अन्य से अंतर भी व्यक्त होता है। अतः नेम इज अ वर्ड दैट टेल्स अस एंड वरीज अमंग देम टू नो क्लियरली। जैसे बॉय, राम, गीता, सिटी, दिल्ली, पेन, कॉपी एटसेट्रा। अब प्रश्न है, गुण क्या है? अर्थात व्हाट इज क्वालिटी? उत्तर है कि गुण एक तत्व है जो केवल महसूस किया जा सकता है। क्वालिटी इज एन एसेंस दैट कैन बी फेल्ट ओनली। अब यहां यह भी ध्यान रखना चाहिए कि गुण 2 रूपों में व्यक्त होता है, नंबर 1 नाउन के रूप में तथा नंबर 2 एडजेक्टिव के रूप में। समझने के लिए हम कह सकते हैं कि जो गुण सभी को प्रभावित करे वह नाउन है, जैसे मर्सी अर्थात दया, ऑनेस्टी अर्थात ईमानदारी, पॉवर्टी अर्थात गरीबी। इसी प्रकार जो गुण किसी एक की विशेषता हो या जो गुण किसी का व्यक्तित्व हो वह एडजेक्टिव है, जैसे गरीब, पुअर, भूखा, हंग्री, प्यासा, थ्रस्टी आदि। इसे और स्पष्ट रूप में समझ सकते हैं। पुअर एडजेक्टिव है और पुअरनेस नाउन है। हंग्री एडजेक्टिव है और हंगर नाउन है। एंग्री एडजेक्टिव है और एंगर नाउन है। ऑनेस्ट एडजेक्टिव है और ऑनेस्टी नाउन है। थ्रस्टी एडजेक्टिव है और थ्रस्ट नाउन है। नाम और गुण को जान लेने के बाद
अब हमारा तीसरा प्रश्न है, अवस्था क्या है, अर्थात व्हाट इज स्टेट। उत्तर, अवस्था नाउन की एक स्थिति है, अर्थात नाउन किस स्थिति में है, उसकी दशा क्या है, वही अवस्था यानी स्टेट है। जैसे बचपन अर्थात चाइल्डहुड, ये बालक की स्थिति दर्शाता है। इसी प्रकार थकावट या थकान अर्थात टायर्डनेस, मिठास यानी स्वीटनेस, खटास यानी सोरनेस आदि। अब चूंकि हमारा समूचा ब्रह्मांड अर्थात यूनिवर्स ही नाउन है, इसके सभी पिंड तथा पदार्थ नाउन हैं, अतः उनके नाम, गुण और अवस्था को जानने के लिए नाउन के भेद अर्थात काइंड्स ऑफ नाउन को समझना होगा। इस दृष्टि से नाउन को हम 5 भागों में विभक्त कर सकते हैं। नंबर 1 प्रॉपर नाउन, व्यक्तिवाचक संज्ञा। नंबर 2 कॉमन नाउन, जातिवाचक संज्ञा। नंबर 3 मटेरियल नाउन, पदार्थवाचक संज्ञा। नंबर 4 कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा। नंबर 5 एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा। अब हम इनका क्रमशः अध्ययन करेंगे। अध्ययन में हम प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्नों और उनमें निहित नियमों अर्थात ग्रामेटिकल रूल्स पर विशेष ध्यान देंगे। प्रॉपर नाउन, इसे हिंदी में व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जिन शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध होता है उसे प्रॉपर नाउन कहा जाता है। जैसे राहुल इज माई फ्रेंड, यहां पर राहुल एक लड़के का नाम है, इसलिए यह प्रॉपर नाउन है। इस बात पर हमेशा ध्यान रहे कि प्रॉपर नाउन का पहला अक्षर कैपिटल लेटर में ही लिखा जाता है। प्रॉपर नाउन में कभी कभी कई शब्द भाग अर्थात सिलेबल होते हैं। यहां भी ये ध्यान रखना है कि प्रत्येक शब्द भाग अर्थात सिलेबल का पहला अक्षर कैपिटल लेटर में रहेगा। जैसे मोहनदास करमचंद गांधी, इस नाम में 5 सिलेबल अर्थात शब्द भाग है और प्रत्येक शब्द के प्रथम अक्षर कैपिटल लेटर में ही होंगे। अब यह भी ध्यान रखना है कि प्रॉपर नाउन सदैव सिंगुलर नंबर में ही होते हैं, अतः जब कभी इनके साथ कोई वर्ब अर्थात क्रिया या प्रोनाउन अर्थात सर्वनाम प्रयोग किया जाए तो ये भी सिंगुलर नंबर में ही होंगे। जैसे हरी डज हिज वर्क, इस वाक्य में हरी प्रॉपर नाउन है, डज क्रिया एक वचन अर्थात सिंगुलर नंबर में है तथा हिज प्रोनाउन अर्थात सर्वनाम है और यह भी सिंगुलर नंबर में है। इस प्रकार संक्षेप में हम यह कह सकते हैं कि किन्हीं व्यक्तियों, स्थानों, नदियों, झीलों, झरनों, जीव जंतुओं, पत्र पत्रिकाओं, पुस्तकों आदि के नाम जो केवल उन्हीं को सूचित करते हैं, न कि उनकी समूची जाति या श्रेणी को, उसे प्रॉपर नाउन कहते हैं। कॉमन नाउन, इसे हिंदी में जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जिन शब्दों से एक ही प्रकार के या एक ही वर्ग अथवा जाति के सभी व्यक्तियों, वस्तुओं व स्थानों का बोध होता है, उन्हें कॉमन नाउन कहते हैं। पारिभाषिक रूप में हम कॉमन नाउन को इस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं। अ वर्ड दैट आइडेंटिफाइज इट्स सेम काइंड और क्लास ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड कॉमन नाउन। जैसे मैन, सिटी, एनिमल, बुक, पेन, चेयर, फैन आदि। इसे हम इस उदाहरण से समझें कि लिव्स इन अ सिटी। इस उदाहरण में सिटी शब्द कॉमन नाउन है। यदि यहां पर सिटी का नाम दिया गया होता, जैसे दिल्ली, कानपुर या इलाहाबाद, तो किसी विशेष स्थान का नाम होने के कारण ये प्रॉपर नाउन हो जाता। प्रॉपर नाउन एवं कॉमन नाउन के अंतर को भली भांति समझने के लिए कुछ और उदाहरण सुनते हैं। नंबर 1, रवि किसी व्यक्ति विशेष का नाम होने के कारण प्रॉपर नाउन है, परंतु बॉय को कॉमन नाउन कहा जाता है, क्योंकि बॉय अर्थात लड़का एक वर्ग
या जाति विशेष का बोध कराता है। नंबर 2, जापान किसी देश का नाम होने के कारण प्रॉपर नाउन है, परंतु कंट्री शब्द कॉमन नाउन है, क्योंकि कंट्री शब्द देश का बोध कराता है, किंतु किसी एक निश्चित देश का नहीं, अपितु प्रत्येक देश का, अर्थात कंट्री कह देने से दुनिया के हर देश का बोध हो जाता है। नंबर 3, रामायणा किसी धार्मिक पुस्तक का नाम होने के कारण प्रॉपर नाउन है, परंतु बुक शब्द कॉमन नाउन है, क्योंकि बुक के अंतर्गत कोई भी पुस्तक हो सकती है। नंबर 4, टॉमी एक कुत्ते का नाम है, इसलिए ये प्रॉपर नाउन है, तथा डॉग शब्द कॉमन नाउन है, क्योंकि ये शब्द समूची कुत्ता जाति का बोध कराता है। यहाँ पर यह भी ध्यान रखना है कि कॉमन नाउन सिंगुलर नंबर अर्थात एक वचन में और प्लूरल नंबर अर्थात बहुवचन दोनों में हो सकते हैं। नंबर 3, मटेरियल नाउन इसे हिंदी में पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। ऐसे पदार्थ जिनके द्वारा अन्य वस्तुओं अर्थात थिंग्स और मैटर्स का निर्माण संभव हो, उन्हें मटेरियल नाउन या पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जिन वस्तुओं का निर्माण किसी पदार्थ के द्वारा हुआ हो, उन्हें मटेरियल नाउन के अंतर्गत रखा जाता है, जैसे ब्रेड, स्वीट, गोल्ड, मिल्क, स्नो, वुड, सॉइल, वाटर, आयरन इत्यादि। इसे उदाहरण से समझें। चेयर इज मेड ऑफ वुड। यहां चेयर का निर्माण वुड से हुआ है, अतः वुड मटेरियल नाउन है। इसी प्रकार रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड अर्थात अंगूठी सोने की बनी है। यह अंगूठी का निर्माण सोने से हुआ है, अतः सोना मटेरियल नाउन है। मटेरियल नाउन के विषय में इन तथ्यों को ध्यान में रखना चाहिए। नंबर 1, मटेरियल नाउन हमेशा नॉन लिविंग अर्थात निर्जीव पदार्थ होते हैं। नंबर 2, मटेरियल नाउन हमेशा सिंगुलर नंबर में होते हैं। इन्हें प्लूरल नंबर में नहीं बदला जा सकता। प्लूरल में बदलने पर अर्थ बदल जाएगा। नंबर 3, मटेरियल नाउन के पहले किसी आर्टिकल अर्थात ए, एन या द का प्रयोग नहीं किया जाता। उदाहरण के लिए हम ब्रेड या स्वीट को लें। यहां मटेरियल नाउन होने के कारण एक रोटी के लिए अ ब्रेड या एक मिठाई के लिए अ स्वीट का प्रयोग नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार ब्रेड्स और स्वीट्स भी नहीं किया जा सकता। अर्थात प्लूरल नंबर बनाने के लिए इनमें एस या ईएस का प्रयोग नहीं किया जाता, अर्थात इनका प्लूरल नंबर बनाया ही नहीं जा सकता। यदि हमें अंग्रेजी में एक रोटी या एक मिठाई कहना है, तो इसके लिए हमें इन शब्दों के पूर्व अ पीस ऑफ का प्रयोग करना होगा। इस प्रकार एक रोटी के लिए अ पीस ऑफ ब्रेड या अ लोफ ऑफ ब्रेड का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार एक मिठाई के लिए अ पीस ऑफ स्वीट का प्रयोग किया जाना चाहिए। अब यहां यह भी ध्यान रखना होगा कि यदि रोटी या मिठाई की संख्या एक से अधिक हो और सभी रोटियां या मिठाइयां एक ही किस्म की हो, तो ऐसी दशा में पीसेज ऑफ का प्रयोग किया जाता है, अर्थात ब्रेड या स्वीट में एस या ईएस ना जुड़कर पीस में जुड़ता है। जैसे 4 पीसेज ऑफ ब्रेड अर्थात 4 रोटी। किंतु यदि ब्रेड या मिठाई की संख्या 5 हो और सभी अलग अलग किस्म की हों, तो ऐसी दशा में 5 काइंड्स ऑफ स्वीट का प्रयोग करना उचित होगा, अर्थात अलग अलग किस्मों को बताने के लिए काइंड्स ऑफ का प्रयोग किया जाएगा। मटेरियल नाउन के विषय में पहले यह बताया जा चुका है कि इसमें एस या ईएस नहीं जोड़ा जाता, क्योंकि ये सदा सिंगुलर नंबर में होते हैं। यदि इनमें एस या ईएस जोड़ेंगे तो इनके अर्थ में व्यापकता आ जाएगी और ये शब्द प्लूरल बनकर कॉमन नाउन का रूप ले लेंगे। जैसे वुड का अर्थ लकड़ी होता है और यदि इसमें एस जोड़ दें तो शब्द बनेगा वुड्स और अर्थ होगा जंगल। इसे इस उदाहरण से समझा जा सकता है
वुड इज फाउंड इन द वुड्स। इस वाक्य का अर्थ है लकड़ी जंगल में पाई जाती है। हमें यहां एक तथ्य और ध्यान रखना होगा जो हमें कॉन्सेप्ट को क्लियर करने में मददगार सिद्ध होगा। वो यह है कि मटेरियल नाउन का वह अंतिम रूप जिनका पुनः कोई नया रूप नहीं बनता, वह कॉमन नाउन है, ना कि मटेरियल नाउन। इसे कुछ उदाहरणों के माध्यम से समझें। जैसे वुड से टेबल बना, लेकिन टेबल से क्या बनेगा, अर्थात कुछ नहीं। अतः वुड यह मटेरियल नाउन है और टेबल कॉमन नाउन है। इसी प्रकार मिल्क अर्थात दूध से कर्ड यानी दही बना। कर्ड से घी और घी से स्वीट अर्थात मिठाई बनती है। फिर मिठाई से क्या बनता है? शायद कुछ नहीं, अर्थात मिठाई अंतिम उत्पाद है। अतः यह मिल्क, कर्ड, घी मटेरियल नाउन है, जबकि स्वीट कॉमन नाउन है। नंबर 4, कलेक्टिव नाउन। इसे हिंदी में समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जिन शब्दों से व्यक्ति या वस्तु के समूह का बोध होता है उसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं। कलेक्टिव का हिंदी अर्थ होता है एकत्रित किया हुआ, संग्रहित या कुल। जैसे फैमिली, ज्यूरी, आर्मी, ट्रूप, टीम, क्राउड आदि। यह फैमिली का अर्थ है परिवार। परिवार माता पिता और उनकी संतानों का समूह होता है। अतः यह कलेक्टिव नाउन है। अब कलेक्टिव नाउन को हम आगे कुछ और वाक्यों में पहचानेंगे। वाक्य है द थीफ डिसअपियर्ड इन द क्राउड, अर्थात चोर भीड़ में गायब हो गया। यह भीड़ अर्थात क्राउड कलेक्टिव नाउन है। दूसरा वाक्य देखें, और कॉलेज फुटबॉल टीम प्लेड वेल, यानी हमारे कॉलेज की फुटबॉल टीम ने बहुत अच्छा खेला। इस वाक्य में टीम खिलाड़ियों का समूह है, अतः यह कलेक्टिव नाउन है। अब इस नाउन से संबंधित एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि इसका प्रयोग हमेशा सिंगुलर नंबर में ही होता है। यदि कलेक्टिव नाउन को प्लूरल नंबर में बदलेंगे तो वह कॉमन नाउन बन जाता है। जैसे टीम कलेक्टिव नाउन है और टीम्स कॉमन नाउन। इसी प्रकार क्लास कलेक्टिव नाउन है और क्लासेस कॉमन नाउन। अब कुछ वाक्यों में यूज किए गए कलेक्टिव नाउन को हम पहचानने का प्रयास करेंगे। पहला वाक्य है द फैकल्टी ऑफ माई कॉलेज इज टू गुड। इस वाक्य में फैकल्टी का अर्थ है शिक्षण कार्य करने वाले अध्यापकों का समूह, अतः फैकल्टी कलेक्टिव नाउन है। अब दूसरा वाक्य देखें, द गवर्नमेंट हैज डेप्यूटेड अ कमिटी टू इन्वेस्टिगेट दिस स्कैंडल। वाक्य का हिंदी अर्थ है सरकार ने घोटाले की जांच के लिए एक कमेटी नियुक्त की है। इस वाक्य में गवर्नमेंट और कमेटी दोनों शब्द कलेक्टिव नाउन है। इन वाक्यों से एक बात यह भी स्पष्ट हुई है कि कलेक्टिव नाउन के पूर्व आवश्यकता अनुसार आर्टिकल्स का प्रयोग किया जा सकता है। नंबर 5, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसे हिंदी में भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जिन शब्दों से व्यक्ति या वस्तु के गुण, धर्म या दशा का बोध होता है उन्हें एब्स्ट्रैक्ट नाउन या भाववाचक संज्ञा कहा जाता है। यह संज्ञा जिसका बोध कराती है उसे हम न देख सकते हैं, न स्पर्श कर सकते हैं और न ही चख सकते हैं, बल्कि केवल अनुभव या महसूस कर सकते हैं। जैसे मर्सी यानी दया, पॉवर्टी यानी निर्धनता, हैप्पीनेस यानी प्रसन्नता, चाइल्डहुड यानी बचपन, विजडम यानी बुद्धिमत्ता, काइंडनेस यानी दयालुता, ऑनेस्टी यानी ईमानदारी आदि। इन सभी नाउन्स को केवल अनुभव या महसूस किया जा सकता है। इन्हें देख पाना, स्पर्श कर पाना या चख पाना संभव नहीं है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन के विषय में ध्यान देना है कि नंबर 1, ये एक वचन में होते हैं। नंबर 2, इनके पूर्व प्रायः कोई आर्टिकल अर्थात ए, एन या द नहीं लगता, लेकिन यदि कोई एडजेक्टिव इनके पूर्व प्रयुक्त हुआ है और वो कोई विशेष गुण
एब्स्ट्रैक्ट नाउन का बता रहा है तो उस एडजेक्टिव के पूर्व आर्टिकल का प्रयोग हो सकता है। इसे इन उदाहरणों के माध्यम से समझते हैं। जैसे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। इस वाक्य में ऑनेस्टी और पॉलिसी दोनों शब्द एब्स्ट्रैक्ट नाउन हैं और इनके पूर्व किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं हुआ है। एक दूसरा उदाहरण सुनते हैं। राधा हैज रिसीव्ड अ गुड एजुकेशन। इस वाक्य में गुड और इसके पहले वाक्य में बेस्ट ये दोनों शब्द एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग किए गए हैं और दोनों के पहले आर्टिकल ए और द का प्रयोग किया गया है। एक और उदाहरण सुनिए। When mercy comes in the king's order, he looks like God. इस वाक्य में mercy एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और इसके पूर्व आर्टिकल का प्रयोग नहीं हुआ है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाने के नियम। अभी तक बताए गए विवरण से यह स्पष्ट है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमेशा सिंगुलर नंबर में होते हैं तथा सामान्यतः इनके पूर्व किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। यहां यह भी ध्यान रखना होगा कि कुछ एब्स्ट्रैक्ट नाउन 3 प्रकार के शब्दों में प्रत्यय जोड़ने से बनते हैं। ये शब्द हैं कॉमन नाउन, एडजेक्टिव और वर्ब। इन शब्दों में कुछ प्रत्यय अर्थात सफिक्स जोड़ने से एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनते हैं। अब प्रश्न है कि वे कौन कौन से प्रत्यय अर्थात शब्द खंड हैं जिनके जुड़ने से एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनते हैं और उनके जुड़ने से एब्स्ट्रैक्ट नाउन के कौन कौन से शब्द बनते हैं। इस प्रश्न के उत्तर के रूप में कहा जा सकता है कि HOOD हुड, NESS नेस, DOM डम एवं TH आदि कुछ ऐसे प्रत्यय अर्थात सफिक्स हैं जिनके शब्दों के अंत में जुड़ने से एब्स्ट्रैक्ट नाउन के शब्द बनते हैं। इनसे बनने वाले कुछ प्रमुख शब्द इस प्रकार हैं। नंबर 1, हुड प्रत्यय जुड़ने से बनने वाले शब्द। चाइल्ड में हुड जुड़ने से बना चाइल्डहुड अर्थात बचपन। इसी प्रकार नेबर से नेबरहुड अर्थात पड़ोस। इसी प्रकार फादर, मदर, बॉय में हुड जुड़ने से क्रमशः फादरहुड यानी पितृत्व, मदरहुड यानी मातृत्व तथा बॉयहुड अर्थात लड़कपन शब्द बनेंगे। नंबर 2, नेस प्रत्यय जुड़ने से बनने वाले शब्द। पुअर में नेस जुड़ने से शब्द बना पुअरनेस अर्थात गरीबी। इसी प्रकार हैप्पी से हैप्पीनेस यानी प्रसन्नता। इसी प्रकार मैड से मैडनेस यानी पागलपन तथा इल से इलनेस यानी बीमारी। नंबर 3, डम प्रत्यय जुड़ने से बनने वाले शब्द। किंग में डम जुड़ने से शब्द बना किंगडम अर्थात राज्य या साम्राज्य। इसी प्रकार वाइज से विजडम यानी बुद्धिमत्ता तथा फ्री से फ्रीडम यानी स्वतंत्रता। नंबर 4, TH प्रत्यय जुड़ने से बनने वाले शब्द। ग्रो में TH जुड़ने से शब्द बना ग्रोथ यानी वृद्धि। इसी प्रकार डेथ से डेथ यानी मृत्यु, यंग से यूथ यानी युवा तथा ट्रू से ट्रुथ यानी सच्चाई। एब्स्ट्रैक्ट नाउन के विषय में यह भी ध्यान रखना है कि बीमारियों के नाम, भाषा के नाम, खेलों के नाम, विज्ञान व कला के नाम प्रॉपर नाउन होने के साथ साथ एब्स्ट्रैक्ट नाउन के भी उदाहरण होते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि कुछ बीमारियों के नाम जैसे फीवर, मलेरिया, कफ एटसेट्रा, कुछ भाषाओं के नाम जैसे इंग्लिश, फ्रेंच, हिंदी एटसेट्रा, कुछ खेलों के नाम जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, बिलियर्ड्स, चेस एटसेट्रा, कुछ विज्ञान व कलाओं के नाम जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, पेंटिंग, ड्राइंग, सिंगिंग, डांसिंग आदि प्रॉपर नाउन होने के साथ साथ एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी हैं। सिंगुलर टू प्लूरल। सिंगुलर नंबर से प्लूरल नंबर बनाने के नियम। जो कॉमन नाउन हम जानते हैं प्रायः उनमें अधिकांश का रूप सिंगुलर नंबर ही होता है,
और उसमें आवश्यकतानुसार s या es लगाकर उन्हें प्लूरल नंबर में बदला जा सकता है। ऐसा परिवर्तन केवल कॉमन नाउन में ही होता है। अब प्रश्न यह है कि किसी कॉमन नाउन को सिंगुलर नंबर से प्लूरल नंबर में बदलने के लिए कब s और कब es का प्रयोग करते हैं। इस परिप्रेक्ष्य में कुछ नियमों की जानकारी अपेक्षित होती है, जिसका अध्ययन हम नियमों एवं उदाहरणों के माध्यम से करेंगे। रूल नंबर 1, सामान्य तौर पर हम कह सकते हैं कि जिन नाउन्स के अंत में s, ss, sh, ch, o या x अक्षर अर्थात लेटर्स आए तो उनके अंत में es जोड़कर प्लूरल नंबर बनाया जाता है। शेष शब्दों का प्लूरल बनाने के लिए नाउन के अंत में s जोड़ा जाता है। उदाहरण के तौर पर क्लास, मैंगो, मैच, बॉस, बुश, क्रच, वॉच, टॉर्च, टैक्स, गैस, मास आदि शब्दों में es जोड़कर प्लूरल नंबर बनाया जाता है, जो इस प्रकार होंगे। क्लास में es जोड़ने से शब्द बनेगा क्लासेस। ठीक इसी प्रकार मैंगो से मैंगोज, मैच से मैचेस, बुश से बुशेस, क्रच से क्रचेस, वॉच से वॉचेस, टॉर्च से टॉर्चेस, टैक्स से टैक्सेस, गैस से गैसेस तथा मास से मासेस। रूल नंबर 2, बहुत से शब्द ऐसे होते हैं जिनमें केवल s लगाकर प्लूरल बनाया जाता है। जैसे एम्प्लॉय का प्लूरल होगा एम्प्लॉइज। ठीक इसी प्रकार बॉय का बॉयज, रे का रेज, स्टूडेंट का स्टूडेंट्स, टीचर का टीचर्स, गर्ल का गर्ल्स, टेबल का टेबल्स, पेन का पेन्स, डोर का डोर्स, डॉग का डॉग्स, काऊ का काउज, बुक का बुक्स तथा विंडो का विंडोज होगा। रूल नंबर 3, बहुत से ऐसे भी नाउन हैं जिनका सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर दोनों एक समान होते हैं। जैसे स्वाइन अर्थात सुअर, डियर अर्थात हिरन, शीप अर्थात भेड़, फिश अर्थात मछली, एयरक्राफ्ट यानी वायुयान और स्पेसक्राफ्ट यानी अंतरिक्षयान। इन नाउन्स के सिंगुलर अथवा प्लूरल नंबर होने की जानकारी वाक्य में प्रयुक्त सहायक क्रिया अथवा क्रिया के माध्यम से की जा सकती है। जैसे द शीप इज ग्रेजिंग यानी भेड़ चर रही है, और द शीप आर ग्रेजिंग यानी भेड़ें चर रही हैं। इस प्रकार भेड़ अर्थात शीप सिंगुलर और प्लूरल दोनों रूपों में समान हैं। इस प्रकार पहले वाक्य में शीप के साथ सहायक क्रिया इज, जो कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्रयुक्त होती है, यह प्रदर्शित करती है कि शीप यहां पर सिंगुलर नाउन है, तथा द्वितीय वाक्य में शीप के साथ प्रयुक्त सहायक क्रिया आर, जो कि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्रयुक्त होती है, यह प्रदर्शित करती है कि शीप यहां पर प्लूरल नाउन है। रूल नंबर 4, कुछ नाउन्स ऐसे हैं जो दो भागों के युग्मित होने से बनते हैं। उदाहरण के लिए ट्राउजर्स अर्थात पैंट या पायजामा, जिनमें दो टांगों के युग्म अर्थात जुड़ने से पैंट बनता है। टोंग्स अर्थात चिमटा, जिसमें भी दो टांगे होती हैं, और स्पेक्टिकल्स अर्थात चश्मा, जो कि दो लेंसों से मिलकर बनता है। अतः ट्राउजर्स, टोंग्स, स्पेक्टिकल्स ये शब्द सदैव प्लूरल नंबर में ही प्रयुक्त होते हैं। जैसे माई ट्राउजर्स आर मेड ऑफ कॉटन अर्थात मेरा पैजामा कॉटन का बना हुआ है। चूंकि ट्राउजर्स एक है परंतु उसके दो भाग हैं और उनका उपयोग एक साथ होता है, अतः वह प्लूरल नंबर में ही होगा। रूल नंबर 5, कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जिनमें s या es नहीं जुड़ा रहता, परंतु ये प्लूरल नंबर के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं। इन नाउन्स में s या es ना जुड़े होने के कारण
ये सिंगुलर प्रतीत होते हैं तथा भ्रम की स्थिति उत्पन्न कर देते हैं, जैसे पोल्ट्री अर्थात मुर्गी पालन, वर्लिन अर्थात छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, जेनेट्री अर्थात संभ्रांत लोग, पीपल अर्थात लोग, कंपनी अर्थात संगत, पेजेंट्री अर्थात कृषक व पुलिस अर्थात पुलिस। ध्यान दें, कंपनी व पुलिस का प्रयोग दोनों नंबर में होता है, अर्थात ये सिंगुलर नंबर में भी प्रयोग किए जाते हैं और प्लूरल नंबर में भी। जैसे जब कंपनी को एक संगठन यानी ऑर्गेनाइजेशन के रूप में दिखाया जाए तो वो सिंगुलर नंबर में यूज किया जाता है। जैसे देयर इज अ कंपनी हु टीचेस अस थ्रू मोबाइल, अर्थात एक कंपनी है जो हम सभी को मोबाइल से पढ़ाती है। परंतु जब कंपनी शब्द संगत या साथ के अर्थ में यूज किया जाए तब वह प्लूरल नंबर में होता है। जैसे द कंपनी ऑफ दीज स्टूडेंट्स आर वेरी सुटेबल। इस प्रकार पुलिस भी सिंगुलर और प्लूरल नंबर दोनों में प्रयोग किया जाता है। जैसे दिस इज अ पुलिस अर्थात ये पुलिस है। इस वाक्य में पुलिस शब्द के साथ सहायक क्रिया इज का प्रयोग हुआ है, इसलिए स्पष्ट है कि पुलिस शब्द सिंगुलर है तथा द पुलिस हैव कॉट द थीव्स अर्थात पुलिस चोरों को पकड़ चुकी है। इस वाक्य में पुलिस शब्द के साथ सहायक क्रिया हैव आया है, इसलिए स्पष्ट है कि पुलिस शब्द प्लूरल है। ध्यान दें, पीपल लोग या व्यक्ति के अर्थ में प्रयोग किया जाता है तथा हमेशा प्लूरल नंबर में होता है। जैसे पीपल ऑफ अमेरिका आर वेरी रिच अर्थात अमेरिका के लोग बहुत धनवान हैं। यहां पर ध्यान देने योग्य है कि पीपल में एस जोड़ने से बने शब्द पीपल्स का अर्थ राष्ट्र होता है, जो कि सिंगुलर नंबर है। जैसे देयर आर मैनी पीपल्स इन यूरोप अर्थात यूरोप में अनेक राष्ट्र हैं। रूल नंबर 6, कुछ नाउन्स के अंत में एस लगा होता है, जिसके परिणाम स्वरूप वे प्लूरल नंबर जैसे दिखते हैं, लेकिन वास्तव में वे एक वचन में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे न्यूज अर्थात समाचार, मैथमेटिक्स यानी गणित, सिविक्स यानी नागरिक शास्त्र, एथिक्स यानी नीति शास्त्र, फिजिक्स यानी भौतिक शास्त्र आदि। रूल नंबर 7, ध्यान दें कि जब किसी सब्जेक्ट का नाम लिया जाए और उसके नाम के अंत में ICS जैसे प्रत्यय अर्थात सफिक्स जुड़े हों तो वह सदैव सिंगुलर नंबर में होगा। जैसे मैथमेटिक्स अर्थात गणित, सिविक्स अर्थात नागरिक शास्त्र, एथिक्स अर्थात नीति शास्त्र, फिजिक्स अर्थात भौतिक शास्त्र आदि। रूल नंबर 8, कुछ बीमारियों के नाम जैसे मम्स अर्थात गलसुआ, मीजल्स अर्थात खसरा, रिकेट्स अर्थात बेरी तथा कुछ खेलों के नाम जैसे बिलियर्ड्स, चेस एटसेट्रा। इस प्रकार के नाउन्स के अंत में एस होता है, जो कहीं ना कहीं प्लूरल नंबर होने का भ्रम पैदा कर देता है, जबकि ऐसा नहीं है। ये सदैव सिंगुलर नंबर में यूज किए जाते हैं। इसे उदाहरण से समझते हैं। मीजल्स इज अ फैटल डिजीज अर्थात खसरा एक प्राणघातक बीमारी है। मम्स के अंत में एस तो है, किंतु वह प्लूरल होने की बात नहीं करता, बल्कि उसके वास्तविक शब्द की स्पेलिंग बताता है, अतः सिंगुलर ही होगा। इसी तरह अन्य को भी समझ सकते हैं। रूल नंबर 9, कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो कई शब्दों से मिलकर बने होते हैं। ऐसे नाउन्स के मुख्य शब्द में एस जोड़कर प्लूरल नंबर में बदला जाता है। जैसे कमांडर इन चीफ का अर्थ होता है प्रधान अधिकारी। इस नाउन का मुख्य शब्द कमांडर है, जिसमें एस जोड़कर प्लूरल नंबर बनाया जाता है। इसी प्रकार सन इन लॉ का मुख्य शब्द सन, डॉटर इन लॉ का मुख्य शब्द डॉटर तथा मेड सर्वेंट का मुख्य शब्द सर्वेंट
तथा पासर बाय का मुख्य शब्द पासर में एस जोड़कर इन्हें प्लूरल नंबर में बदलने पर ये शब्द क्रमशः ऐसे बनते हैं: सन्स इन लॉ, डॉटर्स इन लॉ, मेड सर्वेंट्स तथा पासर्स बाय। रूल नंबर 10, कुछ नाउन्स ऐसे हैं जिनके अंत में वाय है और वाय के ठीक पूर्व कॉन्सोनेंट अर्थात व्यंजन वर्ण हो, तो ऐसे शब्दों को प्लूरल नंबर में बदलने का नियम है कि वाय को पहले आई में बदलते हैं और फिर ईएस जोड़ देते हैं। इसके कुछ उदाहरण सुनिए। सिटी एक वचन है, इस शब्द का अंतिम अक्षर वाय है, इसलिए नियमानुसार वाय के स्थान पर आई करके ईएस जोड़ने पर इसका प्लूरल बनेगा CITIES, सिटीज। इसी प्रकार कंट्री का बहुवचन है कंट्रीज, स्टोरी का है स्टोरीज, लेडी का लेडीज, बेबी का बेबीज, पॉलिसी का पॉलिसीज तथा वैकेंसी का वैकेंसीज। अब प्रश्न है, जब शब्द के अंत में वाय तो हो किंतु उसके पहले वॉवेल हो अर्थात कोई स्वर हो न कि व्यंजन, तब उसका प्लूरल बनाने का नियम क्या है? ऐसे शब्दों में सामान्य सा नियम है कि वाय को बदला नहीं जाता है तथा अंत में एस जोड़ दिया जाता है। जैसे बॉय का प्लूरल बनाने के लिए केवल वाय के बाद एस जोड़ दिया जाएगा और शब्द बनेगा बॉयज। इसी प्रकार टॉय का टॉयज, रे का रेज, बे का बेज आदि। रूल नंबर 11, कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जिनके अंत में एफ या FE होते हैं। ऐसे नाउन्स का प्लूरल बनाने के लिए एफ या FE को हटाकर उनके स्थान पर VES जोड़ देंगे और शब्द प्लूरल बन जाएगा। जैसे थीफ अर्थात चोर, इसमें F को हटा देंगे और F के स्थान पर VES शब्द जोड़ देंगे, तब बनेगा थीव्स, जो कि बहुवचन है, अर्थात थीफ का प्लूरल नंबर थीव्स होगा। इसी प्रकार लाइफ का लाइव्स, नाइफ का नाइव्स, लीफ का लीव्स आदि। अब यहां यह भी ध्यान रखना है कि इन नियम के कुछ अपवाद भी हैं, अर्थात ऐसे भी कुछ नाउन्स हैं जिनमें F या FE को हटाकर VES नहीं जोड़ते हैं, बल्कि F या FE को एज इट इज रहने देते हैं और अंत में केवल S जोड़ देते हैं। अब इसके लिए कुछ उदाहरण सुनते हैं। जैसे चीफ, इसमें F को हटाएंगे नहीं बल्कि प्लूरल बनाने के लिए अंत में S जोड़ देंगे और शब्द बनेगा चीफ्स। इसी प्रकार हूफ का प्लूरल होगा हूफ्स, रूफ का रूफ्स आदि। रूल नंबर 12, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिन्हें प्लूरल में बदलने के लिए उन शब्दों के अंत में S या ES का प्रयोग नहीं करते हैं, बल्कि उन शब्दों के मध्य में आए वॉवेल्स में ही परिवर्तन करते हैं। जैसे मैन शब्द के बीच में स्वर ए आया है, अतः स्वर ए को हटाकर ई लगा देते हैं और प्लूरल शब्द बनता है MEN, मेन। इसी प्रकार वुमेन का बहुवचन वुमेन। इसी प्रकार टूथ के बीच में दोनों ओ के स्थान पर डबल ई कर देते हैं, अर्थात टूथ का बहुवचन टीथ। इसी प्रकार फूट का फीट आदि। अब यहां पर ध्यान दें कि लाउज अर्थात जूं का बहुवचन है लाइज, अर्थात बहुत सारी जूं। इस शब्द में प्रथम लेटर L के अलावा सारे लेटर्स को बदल दिया जाता है और इसी प्रकार माउस अर्थात चूहा का बहुवचन होता है माइस। पुनः ध्यान दें कि चाइल्ड का प्लूरल है चिल्ड्रन और ऑक्स का ऑक्सन। प्रथम शब्द में REN जोड़कर तथा द्वितीय शब्द में EN जोड़कर प्लूरल बनाया गया है। इस प्रकार हम सारांश स्वरूप कह सकते हैं कि कॉमन नाउन, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर
दोनों रूपों में होते हैं और इनसे संबंधित अनेक नियम हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। अतः इनकी बड़ी सावधानी से और गंभीरतापूर्वक अध्ययन करने की आवश्यकता है। फॉर्म्स ऑफ नाउन अर्थात संज्ञा के रूप। संज्ञा के दो रूप हैं। नंबर 1 काउंटेबल नाउन, नंबर 2 अनकाउंटेबल नाउन। नंबर 1 काउंटेबल नाउन का अर्थ है गणनीय संज्ञा, अर्थात वे संज्ञाएं जिन्हें आसानी से गिना जा सकता है काउंटेबल नाउन कहलाते हैं, जैसे बॉय, टीचर, प्यूपिल, बुक, पेन, फ्लावर आदि। इन्हें किसी संख्यात्मक शब्दों से दर्शाया जा सकता है। तात्पर्य यह है कि इनकी संख्या को बताया जा सकता है, जैसे 2 boys, 4 books, 10 pens आदि। नंबर 2 अनकाउंटेबल नाउन। इसका हिंदी में अर्थ है अगणनीय संज्ञा। इसमें वे संज्ञाएं होती हैं जिन्हें गिना नहीं जा सकता, अर्थात इनकी संख्या नहीं बताई जा सकती, जैसे एयर, सॉइल, क्लाइमेट, एनवायरनमेंट, फोर्स, एडवाइस, सैंड, क्लोथ, पेपर, वर्क, हेयर और स्टोन आदि। अब यहां ध्यान ये देना है कि काउंटेबल नाउन को गिना जा सकता है, अतः स्वाभाविक है कि वे सिंगुलर नंबर तथा प्लूरल नंबर दोनों में हो सकते हैं, जैसे बॉय, गर्ल, टीचर, मास्टर, स्टूडेंट, बुक, पेन आदि दोनों वचनों अर्थात नंबर में हो सकते हैं। किंतु अनकाउंटेबल नाउन जिन्हें गिना नहीं जा सकता है, अर्थात जिनकी संख्या नहीं बल्कि मात्रा हो सकती है, वे केवल सिंगुलर नंबर में ही होंगे। इन्हें प्लूरल नंबर में बदला नहीं जा सकता। एस या ईएस लगाकर प्लूरल नंबर में बनाने के प्रयास में इनका अर्थ ही बदल सकता है, जैसे वुड जिसका अर्थ है लकड़ी, इसमें एस या ईएस जोड़ने पर शब्द बनेगा वुड्स, किंतु इसका अर्थ बदल जाएगा और वुड्स का अर्थ हो जाएगा जंगल। इसे एक वाक्य में पिरोकर इस रूप में देख सकते हैं, वुड इज फाउंड इन द वुड्स। इस वाक्य का अर्थ है लकड़ी जंगल में पाई जाती है। इसी परिप्रेक्ष्य में कुछ अन्य प्रमुख शब्दों पर ध्यान दें, जैसे पोएट्री काव्य, सीनरी दृश्य, स्टेशनरी लेखन सामग्री, लगेज सामान, बैगेज बैग या झोले में रखे सामान, नॉलेज ज्ञान, डर्ट गंदगी, डस्ट धूल, इंफॉर्मेशन सूचना, एक्शन कार्रवाई, मनी धन, म्यूजिक संगीत, ट्रैफिक यातायात, कॉफी पेय पदार्थ, परसेंटेज प्रतिशत, रबिश कूड़ा कचरा आदि सभी अनकाउंटेबल नाउन्स हैं। अतः इनमें अंत में एस या ईएस जोड़कर बहुवचन नहीं बनाया जा सकता है और इनके साथ क्रिया सदैव एक वचन में होगी, किंतु यदि इनकी संख्यात्मक निश्चितता व्यक्त की जाए तो क्रिया बहुवचन में होगी, जैसे 5 liters of water are brought शुद्ध वाक्य है। अब इन्हें वाक्य में प्रयोग के साथ सीखें। इसके लिए उदाहरण देखें। I have learned 2 poetries। इस वाक्य में poetries गलत शब्द है, अतः इस वाक्य को इस रूप में कहें I have 2 pieces of poetry। किंतु इस वाक्य में हम पोएट्री के बजाय पोयम शब्द का प्रयोग करें तो अधिक अच्छा होगा। अर्थात यदि हम कहें कि I have learned 2 poems तो अधिक उपयुक्त होगा। इसी प्रकार यदि कहें कि I have a lot of furnitures तो ग्रामर की दृष्टि से ये वाक्य गलत होगा, अतः हमें कहना होगा I have a lot of furniture। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि नाउन में एस या ईएस लगाने के पहले ध्यान दें कि वह काउंटेबल नाउन है या कि अनकाउंटेबल नाउन। यदि वह अनकाउंटेबल नाउन है तो शब्द के साथ
एस या ईएस का प्रयोग ना करें। यहाँ यह भी ध्यान रखना होगा कि मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन सदैव अनकाउंटेबल होते हैं, अतः सिंगुलर नंबर में होते हैं। पॉजिटिव केस। आइए अब हम सीखें कि नाउन के पॉजिटिव केस अर्थात संबंध सूचक कारक के बारे में, जो कि किसी नाउन से नाउन के बीच का संबंध का, के, की, को जैसी विभक्तियों के माध्यम से व्यक्त होता है। इस परिप्रेक्ष्य में हम कह सकते हैं कि पॉजिटिव केस अर्थात संबंध सूचक को दो रूपों में दर्शाया जा सकता है। नंबर 1 अपोस्ट्रोफी द्वारा, नंबर 2 ऑफ के माध्यम से। अब हम पहले जानें कि अपोस्ट्रोफी द्वारा संबंध को कैसे दर्शाया जा सकता है। सबसे पहले हम यह समझें कि अपोस्ट्रोफी एक चिन्ह है जो शब्द के अंत में शीर्ष के दाहिनी ओर एकल कॉमा के रूप में लगाया जाता है। ऐसे अपोस्ट्रोफी कॉमा के बाद एस लिखा जाता है। यही अपोस्ट्रोफी एस के नाम से जाना जाता है। यही अपोस्ट्रोफी एस एक नाउन का किसी दूसरे नाउन के साथ संबंध प्रकट करता है। इसको हम विभिन्न नियमों के माध्यम से समझेंगे। रूल नंबर 1, हम कहें कि मोहन का घर, इसमें मोहन और घर दोनों नाउन हैं तथा दोनों के बीच का विभक्ति द्वारा संबंध प्रकट हो रहा है। अतः अंग्रेजी भाषा में हम कहेंगे मोहन्स हाउस। इसी प्रकार अन्य उदाहरण समझें। एक कुत्ते की पूंछ। इस वाक्य में कुत्ते का संबंध उसकी पूंछ के साथ बताया गया है। इसका अंग्रेजी में ट्रांसलेशन करते समय अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया जाएगा, अर्थात अंग्रेजी में हम कहेंगे अ डॉग्स टेल। यहां यह भी ध्यान रखें कि यह नियम सिंगुलर नंबर नाउन के लिए है। रूल नंबर 2, यदि प्लूरल नंबर की वस्तु, पदार्थ या स्थान का संबंध किसी दूसरे नाउन से दर्शाया गया है तो फिर उस स्थिति में अपोस्ट्रोफी कॉमा का स्थान बदल जाएगा। वह अपोस्ट्रोफी कॉमा जहां सिंगुलर नंबर नाउन के अंतिम अक्षर और एस के मध्य ऊपरी शिरः बिंदु पर लगाया जाता है, वही प्लूरल नंबर नाउन के केस में एस के बाद ऊपर लगेगा। जैसे हिज फ्रेंड्स बुक्स, जिसका अर्थ है उसके मित्रों की पुस्तकें। इस वाक्य में अपोस्ट्रोफी कॉमा एस अक्षर के बाद लगा है और ऊपर की ओर ही लगा है। इसी प्रकार दूसरा उदाहरण है बॉयज हाउस अर्थात लड़कों का घर। इसमें भी अपोस्ट्रोफी कॉमा का प्रयोग एस के बाद और ऊपरी हिस्से में हुआ है। रूल नंबर 3, यदि नाउन प्लूरल नंबर में हो किंतु बिना एस या ईएस के प्लूरल हो, जैसे चिल्ड्रन अर्थात बच्चे, पीपल अर्थात लोग, ऐसी स्थिति में अपोस्ट्रोफी और उसके बाद एस दोनों का प्रयोग होगा। जैसे बच्चों का घर, इसका अंग्रेजी में रूपांतरण होगा चिल्ड्रंस होम। दूसरा उदाहरण लोगों की इच्छा, इसका अंग्रेजी वर्जन होगा पीपल्स डिजायर। इसी प्रकार के अन्य उदाहरण हैं पीसेंट्रीज ग्रेन अर्थात कृषकों के अनाज, इन्फेंट्रीज वेपन्स अर्थात पैदल सेना के हथियार आदि। रूल नंबर 4, यदि किसी वाक्य में एक से अधिक नाउन है और उनके बीच के संबंध को का, के, की जैसे शब्दों से दर्शाया गया है तो ऐसे वाक्यों में बार बार अपोस्ट्रोफी और एस का प्रयोग नहीं करेंगे, बल्कि एक नाउन के संबंध को ऑफ से तथा दूसरे को अपोस्ट्रोफी एस से दर्शाएंगे और ऐसे वाक्यों में बाद में आने वाले नाउन को पहले लिखेंगे या बोलेंगे और उसके बाद ऑफ शब्द का प्रयोग करेंगे। जैसे राम के पिता की पुस्तक, इसे हम राम्स फादर्स बुक नहीं कहेंगे। इस वाक्य का शुद्ध रूप होगा बुक ऑफ राम्स फादर। इसी प्रकार राम के बहन की इच्छा को अंग्रेजी में कहेंगे या लिखेंगे डिजायर ऑफ राम्स सिस्टर। रूल नंबर 5, यह भी ध्यान रखना है कि निर्जीव वस्तुओं के संबंध में का, की के लिए प्रायः ऑफ का प्रयोग किया जाता है, न कि अपोस्ट्रोफी एस का। जैसे द रिंग ऑफ गोल्ड,
द बुक ऑफ इंग्लिश, अ बाउल ऑफ मिल्क, द ग्लास ऑफ वाटर। लेकिन जब किसी निर्जीव को सजीव के समान अभिव्यक्त किया जाए, अर्थात किसी निर्जीव पदार्थ को पर्सोनिफाइड अर्थात मानवीकृत किया जाए, तो पॉजिटिव केस को व्यक्त करने के लिए ऐसे निर्जीव के साथ अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग होता है। ध्यान रखें कि किसी निर्जीव को सजीव के समान अभिव्यक्त करना पर्सोनिफिकेशन कहलाता है। जैसे ही वेंट देयर एट ड्यूटीज कॉल, अर्थात वह कर्तव्य का पालन करने के उद्देश्य से वहां गया। इस वाक्य में ड्यूटी अर्थात कर्तव्य, जो कि सजीव नहीं है, को सजीव के समान प्रयोग किया गया है। अतः शब्द ड्यूटी इस वाक्य में पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट है और इसके साथ पॉजिटिव केस को व्यक्त करने के लिए अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया जाता है, जबकि सामान्यतः निर्जीव के साथ अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग न करके ऑफ का प्रयोग किया जाता है। हमेशा ध्यान रखें कि सजीव नाउन के लिए अपॉस्ट्रोफी एस का ही प्रयोग किया जाता है, जैसे माई पेरेंट्स हाउस, माई फ्रेंड्स बुक आदि। रूल नंबर 6, कंपाउंड नाउन्स में अंतिम शब्द के साथ अपॉस्ट्रोफी एस लगाकर पॉजिटिव बनाते हैं। जैसे दिस इज माई ब्रदर इन लॉज कार, ये मेरे साले की कार है। इस वाक्य में कंपाउंड नाउन ब्रदर इन लॉ के बाद अपॉस्ट्रोफी एस प्रयुक्त हुआ है। रूल नंबर 7, जब कोई वस्तु दो लोगों की साझे की होती है तो अपॉस्ट्रोफी एस बाद वाले नाउन के साथ लगाते हैं। जैसे राम एंड श्याम्स कॉलेज इज वेरी फेमस, राम और श्याम का कॉलेज बहुत प्रसिद्ध है। इस वाक्य में दूसरे नाउन श्याम के बाद अपॉस्ट्रोफी एस प्रयुक्त हुआ है, जिससे यह स्पष्ट है कि दोनों लोग एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं। रूल नंबर 8, जब दो व्यक्तियों की अलग अलग वस्तु हो तो दोनों व्यक्तियों के साथ अपॉस्ट्रोफी एस प्रयुक्त होता है। जैसे मुकेश एंड अनिल्स कार्स आर वेरी कॉस्टली, मुकेश और अनिल की कारें बहुत महंगी हैं। इस वाक्य में मुकेश और अनिल दोनों नाउन्स के साथ अपॉस्ट्रोफी एस प्रयुक्त हुआ है, अतः स्पष्ट है कि दो अलग अलग कारें हैं, एक मुकेश की तथा दूसरी अनिल की। रूल नंबर 9, एनीबडी, नोबडी, एवरीबडी, समबडी, एनीवन, समवन, नोवन, एवरीवन के साथ अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया जा सकता है। जैसे एवरीबडीज बिजनेस इज नोबडीज बिजनेस। लेकिन यदि इनके बाद एल्स का प्रयोग हो तो अपॉस्ट्रोफी को एल्स के साथ लगाते हैं। जैसे आई कैन रिलाई ऑन हर वर्ड्स नॉट समबडी एल्सेज। नंबर, वचन। नंबर को हिंदी भाषा में वचन कहते हैं। वचन का शाब्दिक अर्थ है वाणी, कथन, उक्ति, वादा या संख्या सूचक शब्द। किंतु अंग्रेजी भाषा में वचन के पर्याय शब्द नंबर का अर्थ है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या क्रिया का वह रूप जिससे संख्या का बोध हो। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि शब्दों के संख्यावाचक विकारी रूप को नंबर अर्थात वचन कहते हैं। काइंड्स ऑफ नंबर्स। संस्कृत भाषा में वचन के 3 प्रकार होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। किंतु अंग्रेजी में हिंदी साहित्य की भांति वचन अर्थात नंबर्स 2 प्रकार के होते हैं, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। जिन विकारी शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम के केवल एक व्यक्ति, वस्तु या पदार्थ का बोध हो उसे सिंगुलर नंबर कहते हैं। जैसे पुष्प खिल गया है, गीता गीत गाती है। स्पष्ट है कि ऊपर के वाक्यों में खिलने वाला पुष्प तथा गीत गाने वाली लड़की की संख्या एक एक ही है, अतः यहां पुष्प तथा गीता सिंगुलर नंबर हैं। इसी प्रकार जिस विकारी शब्द से संज्ञा या सर्वनाम के एक से अधिक संख्या का बोध हो उसे प्लूरल नंबर कहते हैं। जैसे फूल खिल गए हैं,
लड़कियां गीत गाती हैं। यहाँ फूल और लड़कियों की संख्या 1 से अधिक है, अतः ये शब्द इन वाक्यों में प्लूरल नंबर हैं। यहाँ यह ध्यान रखना है कि नंबर्स का प्रयोग केवल काउंटेबल नाउन्स और प्रोनाउंस आदि के संदर्भ में ही किया जा सकता है। यह भी ध्यान रखना है कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स के साथ प्रायः आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है, जबकि प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ द का प्रयोग किया जाता है। जैसे आई वेंट टू सी द मूवी। यदि हम कहें कि आई वेंट टू सी मूवी तो ये इनकरेक्ट होगा। अब हम नंबर्स के विषय में अन्य नियमों की जानकारी प्राप्त करें। यहां पर ध्यान रखें कि प्रतियोगिताओं में नंबर्स पर आधारित प्रश्न प्रायः अवश्य ही पूछे जाते हैं। विदेशी भाषा में कुछ महत्वपूर्ण नाउन जो प्रायः प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, उनके एकवचन से बहुवचन बनाने के नियम इस प्रकार हैं। नंबर 1, लैटिन भाषा के कुछ शब्द जिनके अंत में UM आता है, एक वचन होते हैं। इनका प्लूरल बनाने के लिए UM हटाकर A लगाया जाता है। जैसे सिंगुलर इरेटम, छापे खाने की भूल, का प्लूरल होगा इरेटा। बैक्टीरियम यानी कीटाणु का बैक्टीरिया। सेनेटोरियम, स्वास्थ्यवर्धक स्थान, का सेनेटोरिया। मीडियम, माध्यम, का मीडिया। कॉरिजेंडम, संशोधन, का कॉरिजेंडा। क्रिमेटोरियम, दाह संस्कार स्थल, का क्रिमेटोरिया। मैक्सिमम, अधिकतम, का मैक्सिमा। मिनिमम, न्यूनतम, का मिनिमा। मोमेंटम, संवेग या गति, का मोमेंटा। डेटम, सूचना संग्रह, का डेटा। ओवम, अंडाणु, का ओवा। एजेंडम, कार्यक्रम, का एजेंडा। डिक्टम, सिद्धांत, का डिक्टा। मेमोरेंडम, स्मृति पत्र, का मेमोरेंडा। स्ट्रेटम, सामाजिक स्तर, का स्ट्रेटा या स्ट्रेटम्स। रोस्ट्रम, भाषण मंच, का रोस्ट्रा या रोस्ट्रम्स। पोडियम यानी इमारत के चारों ओर का चबूतरा, का पोडिया या पोडियम्स। मिलेनियम, 1000 वर्ष की अवधि, का मिलेनिया या मिलेनियम्स। एक्वेरियम यानी जल जीवशाला, का एक्वेरिया या एक्वेरियम्स। ध्यान दें, इस प्रकार के कुछ ऐसे शब्द भी हैं जिनके अंत में तो UM आता है, लेकिन उनका बहुवचन UM के बाद S लगाने से बनता है। जैसे एल्बम, संग्रह पुस्तक, का एल्बम्स। मोसेलियम, मकबरा, का मोसेलियम्स। ऑडिटोरियम, श्रोता कक्ष, का ऑडिटोरियम्स। क्यूरिकुलम, पाठ्यक्रम, का क्यूरिकुलम्स या क्यूरिकुला। स्टेडियम, का स्टेडियम्स। हारमोनियम, का हारमोनियम्स। जिम्नेजियम, व्यायामशाला, का जिम्नेजियम्स। डेकोरम, उचित व्यवहार, का डेकोरम्स। पेट्रोलियम, का पेट्रोलियम्स। यूफोनियम, मधुर ध्वनि वाली हॉर्न, का यूफोनियम्स। असाइलम, अनाथाश्रम, का असाइलम्स। म्यूजियम, संग्रहालय, का म्यूजियम्स। प्रीमियम, किश्त, का प्रीमियम्स। फोरम, मंच या न्यायालय, का फोरम्स। पेंडुलम, लोलक, का पेंडुलम्स। नंबर 2, कुछ लैटिन शब्द जिनके अंत में US आता है, उनका बहुवचन US को I में बदलकर बनाया जाता है। जैसे रेडियस, त्रिज्या, का रेडियाई। सिलेबस, पाठ्यक्रम विवरण, का सिलेबी। एल्यूमिनस, पूर्व छात्र, का एल्यूमिनी।
बेसिलस हानिकारक कीटाणु का बेसिली, टर्मिनस अंत का टर्मिनी, जीनियस विद्वान का जेनी या जीनियसिस। नंबर 3, कुछ ग्रीक शब्दों के अंत में IS आता है। इनका बहुवचन IS को ES में बदलकर बनाया जाता है, जैसे एक्सिस धुरी का एक्सेस, ओआसिस रेगिस्तान की हरी भरी भूमि का ओएसिस, पैरेंथेसिस अतिरिक्त टिप्पणी का पैरेंथेसिस, मेटामॉर्फोसिस रूपांतरण का मेटामॉर्फोसिस, नार्कोसिस संग्रह पुस्तक का नार्कोसिस, डायग्नोसिस रोग या समस्या के कारण को पहचानने की क्रिया का डायग्नोसिस, सिनॉप्सिस रूपरेखा का सिनॉप्सिस, सिंथेसिस समन्वय या संश्लेषण का सिंथेसिस, हिप्नोसिस सम्मोहन का हिप्नोसिस। जेंडर लिंग। जेंडर को हिंदी में लिंग कहते हैं। लिंग किसी व्यक्ति या वस्तु की अथवा नाउन या प्रोनाउन की एक भौतिक पहचान होती है। अंग्रेजी में इसका पर्याय है सेक्स। समूची मानव जाति 2 लिंगों में विभक्त है। एक वर्ग को पुल्लिंग तथा दूसरे वर्ग को स्त्रीलिंग कहते हैं। अंग्रेजी में पुरुष जाति का बोध कराने वाले पुल्लिंग को मैस्कुलाइन जेंडर तथा स्त्री जाति का बोध कराने वाले स्त्रीलिंग को फेमिनाइन जेंडर कहते हैं। किंतु कुछ ऐसे भी होते हैं जिनमें न पुल्लिंग के लक्षण होते हैं न ही स्त्रीलिंग के। यद्यपि वो होते मनुष्य हैं, ऐसे लोगों को नपुंसक लिंग कहते हैं। अंग्रेजी में इन्हें न्यूटर जेंडर कहते हैं। यही स्थिति वस्तुओं या पदार्थों की भी होती है। इसी आधार पर जेंडर को मुख्यतः 3 भागों में विभक्त किया जाता है। नंबर 1 मैस्कुलाइन जेंडर, नंबर 2 फेमिनाइन जेंडर तथा नंबर 3 न्यूटर जेंडर। कोई भी नाउन या प्रोनाउन इन्हीं 3 लिंगों में विभक्त होता है। उदाहरण के तौर पर हम कह सकते हैं कि टाइगर, सन, पावर, फ्लावर, फादर, टाइम आदि शब्द मैस्कुलाइन जेंडर हैं। टाइग्रेस वुमेन, मदर, नेचर, अर्थ आदि शब्द फेमिनाइन जेंडर हैं तथा बुक, कॉपी, रूम, पेपर, बॉक्स आदि शब्द न्यूटर जेंडर में परिगणित होते हैं। किंतु ध्यान रखना है कि अंग्रेजी, संस्कृत, पाली, प्राकृत, गुजराती, मराठी आदि में तो उपर्युक्त 3 लिंग हैं, किंतु हिंदी में केवल 2 ही लिंग हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। यह भी ध्यान रखना है कि कुछ संज्ञा शब्द ऐसे हैं जो स्त्रीलिंग या पुल्लिंग में से किसी भी लिंग के हो सकते हैं, जैसे चाइल्ड, बेबी, टीचर, स्टूडेंट, सर्वेंट, नेबर, थीफ आदि। इन्हें भाषा व्याकरण की दृष्टि से कॉमन जेंडर अर्थात उभय लिंग की श्रेणी में रखा जाता है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि अंग्रेजी भाषा में जेंडर्स को कुल 4 भागों में विभक्त किया जाता है, जो इस प्रकार हैं। नंबर 1 मैस्कुलाइन जेंडर, नंबर 2 फेमिनाइन जेंडर, नंबर 3 न्यूटर जेंडर, नंबर 4 कॉमन जेंडर। इनके उदाहरण ऊपर प्रस्तुत किए जा चुके हैं। कुछ महत्वपूर्ण मैस्कुलाइन एवं फेमिनाइन वर्ड्स। मैस्कुलाइन वर्ड बैचलर यानी कुंवारा का स्पिंस्टर यानी कुंवारी लड़की, मॉन्क महंत का नन महंथनी, विडोवर विधुर का विडो विधवा, ब्राइडग्रूम दुल्हा का ब्राइड दुल्हन, ड्रेक नर बतख का डक मादा बतख, कोल्ट घोड़े का बछड़ा का फिली घोड़े की बाछी, HEIR एयर
उत्तराधिकारी का, एयरेस उत्तराधिकारिणी। बैरोन सामंत का, बैरोनेस सामंत की पत्नी। पैट्रॉन संरक्षक का, पैट्रोनेस संरक्षिका। बेनेफैक्टर पुरुष दानदाता का, बेनेफैक्ट्रेस महिला दानदाता। ट्रेटर देशद्रोही या धोखेबाज का, ट्रेट्रेस यानी धोखेबाज औरत। ही गोट बकरा का, शी गोट बकरी। सन इन लॉ दामाद का, डॉटर इन लॉ पुत्रवधू। गॉड देवता का, गॉडेस देवी। ट्यूटर निजी शिक्षक का, गवर्नेस निजी शिक्षिका। सम इंपॉर्टेंट कलेक्टिव नाउन्स। अ क्राउड ऑफ पीपल लोगों की भीड़। अ गैंग ऑफ रॉबर्स डाकुओं का समूह। अ ट्रुप ऑफ डांसर्स नृत्यकों की मंडली। अ हर्ड ऑफ कैटल पशुओं का झुंड। अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स छात्रों का समूह। अ क्लस्टर ऑफ स्टार्स तारों का झुंड। अ ज्यूरी ऑफ जजेस न्यायाधीशों का समूह। अ नेस्ट ऑफ एंट्स चींटियों का झुंड। अ स्वॉर्म ऑफ एंट्स चींटियों का झुंड। अ पील ऑफ लाफ्टर्स हंसोड़ों का समूह। अ चेन ऑफ माउंटेन्स पर्वतों की श्रेणी। अ बैंड ऑफ म्यूजिशियंस संगीतज्ञों की मंडली। अ कोर्स ऑफ स्टडी अध्ययन का क्रम। अ वॉली ऑफ शॉट्स गोलियों की वर्षा। अ सीरीज ऑफ इवेंट्स घटनाओं का क्रम। अ बंडल ऑफ क्लोथ्स कुछ कपड़े या कपड़ों का ढेर। अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स चिड़ियों का झुंड। अ क्वेवर ऑफ एरोज तीरों का समूह। अ पाइल ऑफ बुक्स पुस्तकों का गट्ठर। अ वॉली ऑफ स्टोन्स पत्थरों की वर्षा। अ वॉली ऑफ मिसाइल्स शस्त्रों की वर्षा। अ शीफ ऑफ ग्रेन्स अनाज का ढेर। अ हीप ऑफ सैंड बालू का ढेर। अ बंच ऑफ कीज चाबियों का गुच्छा। अ गैलेक्सी ऑफ स्टार्स तारों का झुंड। अ फ्लीट ऑफ शिप्स जहाजों का बेड़ा। एन आर्मी ऑफ एंट्स चींटियों का झुंड। अ शोल ऑफ फिश मछलियों का समूह। अ क्वायर ऑफ सिंगर्स गायकों की मंडली। अ हर्ड ऑफ स्वाइन सुअरों का झुंड। अ स्टॉक ऑफ क्लोथ्स वस्त्रों का संग्रह। अ टफ्ट ऑफ ग्रास घास का गुच्छा। अ बैंड ऑफ नोमैंड्स घुमक्कड़ों का जत्था। अ हीप ऑफ रबिश कूड़े कचरे का ढेर। अ हीप ऑफ डस्ट धूल कण का ढेर। अ हीप ऑफ स्टोन्स पत्थरों का ढेर। अ रे ऑफ लाइट प्रकाश किरणों का पुंज। अ पेयर ऑफ सॉक्स एक जोड़े मोजे। अ स्लाइस ऑफ ब्रेड रोटी का टुकड़ा। अ ग्रेन ऑफ राइस चावल का एक दाना। अ ब्लेड ऑफ ग्रास घास का एक तिनका। एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स सैनिकों का जत्था। अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स निर्देशकों की मंडली। अ गस्ट ऑफ विंड हवा का एक तेज झोंका। अ पिंच ऑफ सॉल्ट एक चुटकी नमक। अ पिंच ऑफ स्नफ एक चुटकी सूंघनी। अ बैंड ऑफ ट्रेवलर्स यात्रियों का झुंड। अ वार्डरोब ऑफ क्लोथ्स वस्त्रों का संग्रह। अ फ्लाइट ऑफ बर्ड्स उड़ते हुए पक्षियों का झुंड। एन असेंबली ऑफ लिसनर्स श्रोताओं की मंडली। एन असेंबली ऑफ वर्शिपर्स श्रद्धालुओं की मंडली। अ लॉक ऑफ हेयर बालों की लट। अ सूट ऑफ आर्मर रक्षा कवचों का सेट। अ सूट ऑफ फर्नीचर फर्नीचर का सेट। अ स्टॉक ऑफ कोल कोयले का संग्रह। अ स्ट्रिंग ऑफ अनियंस प्याज की पंक्तियां। अ फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स सीढ़ियों का क्रम। अ फ्लाइट ऑफ लोकस्ट्स उड़ते हुए टिड्डियों का झुंड। अ क्रू ऑफ सेलर्स नाविकों का समूह। अ कोर्स ऑफ लेक्चर्स व्याख्यान या भाषण का क्रम। अ पील ऑफ बेल्स घंटों की जोरदार आवाज का समूह। अ फ्लॉक ऑफ शीप भेड़ों का झुंड। अ डेलीगेशन ऑफ स्टूडेंट्स छात्रों का शिष्टमंडल। एन एसोसिएशन ऑफ लेबरर्स मजदूरों का संघ। अ पैक ऑफ हाउंड्स शिकारी कुत्तों का झुंड।
A litter of puppies, कुत्ते के बच्चों का झुंड. A packet of cigarette, सिगरेट का डब्बा. A squadron of planes, हवाई जहाजों का बेड़ा. A regiment of soldiers, सैनिकों का समूह. A tribe of natives, स्वदेशियों का वर्ग या जाति. A collection of people. A circle of friends, मित्रों की मंडली. A circle of acquaintances, परिचितों की मंडली. A clique of schemers, उपाय रचने वालों की मंडली. A colony of people, लोगों की बस्ती. A brigade of infantry, पैदल सैनिकों का दल. A brigade of artillery, आग्नेयास्त्र चलाने वाले सैनिकों का दल. A batch of pupils, शिष्यों का समूह. An assembly of representatives, प्रतिनिधियों की मंडली. A caravan of pilgrims, तीर्थयात्रियों का काफिला. A caravan of merchants, व्यापारियों का कारवां. A bench of judges, न्यायाधीशों की मंडली. A company of actors, अभिनेताओं की मंडली. A company of merchants, व्यापारियों की मंडली. A concourse of people, लोगों का समूह. A conference of preachers, उपदेशकों का सम्मेलन. A conference of delegates, प्रतिनिधियों का सम्मेलन. A congregation of pilgrims, तीर्थयात्रियों का समुदाय. A congregation of worshippers, उपासकों का समुदाय. A congress of representatives, प्रतिनिधियों की सभा. A board of trustees, विश्वास पात्रों की मंडली. A board of examiners, परीक्षकों की मंडली. A brigade of cavalry, घुड़सवार सैनिकों का दल. A congress of delegates, प्रतिनिधियों की सभा. A contingent of army personals, थल सैनिकों का दल. A contingent of boy scouts, स्काउट के लड़कों का दल. A corporation of people, लोगों की मंडली. A gathering of people, लोगों की भीड़ या समूह. A guild of tradesmen, व्यापारियों की समिति. A guild of artisans, दस्तकारों, शिल्पियों या मिस्त्रियों की समिति. A horde of savages, जंगली व्यक्तियों का झुंड. A host of people, लोगों की अधिक संख्या या भीड़. A mob of rioters, दंगाइयों की उत्तेजित भीड़. A multitude of people, लोगों की भीड़. A muster of troops, सैनिकों का दल. A panel of jurymen, अभिनिर्णायकों का दल. A pack of fools, मूर्खों का झुंड. A pack of knaves, धूर्तों, पाजियों या दुष्टों का झुंड. A platoon of musketeers, बंदूक लिए हुए फौजियों का दल. A procession of people, लोगों का जुलूस. A queue of people, लोगों की कतार या पंक्ति. A senate of councillors, सभासदों की समिति. A senate of university members, विश्वविद्यालय के सदस्यों की समिति. A squad of soldier drilling, ड्रिल करने वाले सैनिकों का झुंड. A staff of servants, नौकरों का समूह. A stream of visitors, अभ्यागतों या भेंट करने वालों का समूह. A string of coolies, कुलियों की पंक्ति. A tribe of aborigines, देश के मूल निवासियों का वर्ग. A troop of dancers, नृत्यकों की टोली. A troop of artisans, दस्तकारों की मंडली. A union of workers, मजदूरों का संघ. A union of tradesmen, व्यापारियों का संघ. A school of thinkers, विचारकों का झुंड. A school of learned men, विद्वानों का समूह. A corps of volunteers, स्वयंसेवकों का समूह. A corps of soldiers, सैनिकों का दल या पलटन. A council of ministers, मंत्रियों का परिषद. A council of advisors, सलाहकारों का परिषद. A flurry of attentive scholars, ध्यान मग्न भेंट करने वाले मनुष्यों का समूह. A gang of thieves, चोरों का गिरोह. A gang of convicts, अपराधियों, दोषियों या मुजरिमों का दल. A gang of prisoners, कैदियों का दल. A syndicate of merchants, व्यापारियों की मंडली. A syndicate of businessmen, व्यापारियों की मंडली. A team of players, खिलाड़ियों का समूह. A throng of people, लोगों की भीड़. A train of followers, अनुयायियों का तांता. B. Collections of animals, birds and insects.
अ ट्रूप ऑफ लायंस, शेरों का दल या झुंड। अ ट्रूप ऑफ मंकीज, बंदरों का झुंड। अ ट्रेन ऑफ डंकीज, गधों का तांता या समूह। अ टीम ऑफ ऑक्सन, बैलों का झुंड। अ ड्रोव ऑफ कैटल, पशुओं का झुंड। अ कॉलम ऑफ एंट्स, चींटियों की टुकड़ी, सेना की तरह। अ कॉलोनी ऑफ टर्मिट्स, दीमकों का झुंड। अ ब्रूड ऑफ चिकन्स, अंडा सेने वाली मुर्गियों के बच्चों का समूह। एन आर्मी ऑफ एंट्स, चींटियों का झुंड। अ स्वॉर्म ऑफ फ्लाइज, मक्खियों का झुंड। अ स्वॉर्म ऑफ बीज, मधुमक्खियों का झुंड। अ स्वॉर्म ऑफ लोकस्ट, टिड्डियों का झुंड। अ स्टड ऑफ पोनीज, छोटे घोड़ों का झुंड। अ स्टड ऑफ हॉर्सेस, घोड़ों का झुंड। अ स्ट्रिंग ऑफ कैमल्स, ऊंटों की पंक्ति। अ शोल ऑफ हेरिंग्स, समुद्री मछलियों का झुंड। अ शोल ऑफ फिशेस, मछलियों का झुंड। अ स्कूल ऑफ व्हेल्स, व्हेल मछलियों का झुंड। अ पैक ऑफ एसेस, गधों का झुंड। अ मस्टर ऑफ पीकॉक्स, मोरों का झुंड। अ लिटर ऑफ पपीज, कुत्तों के बच्चों का समूह। अ लिटर ऑफ किटन्स, बिल्ली के बच्चों का समूह। अ लिटर ऑफ पिगलिंग्स, सुअर के बच्चों का समूह। अ हाइव ऑफ बीज, मधुमक्खियों का छत्ता। अ हर्ड ऑफ डियर, हिरणों का समूह। अ हर्ड ऑफ स्वाइन, सुअरों का झुंड। अ हर्ड ऑफ कैटल, पशुओं का झुंड। अ हाउल ऑफ फिशेस, मछलियों का समूह। अ फ्लोक ऑफ शीप, भेड़ों का झुंड। अ फ्लॉक ऑफ गीज, कलहंसों का झुंड। अ फ्लॉक ऑफ चिकन्स, मुर्गी के बच्चों का झुंड। अ फ्लाइट ऑफ लोकस्ट्स, उड़ते हुए टिड्डियों का झुंड। अ फ्लाइट ऑफ इंसेक्ट्स, उड़ते हुए कीड़ों का झुंड। सी, कलेक्शंस ऑफ थिंग्स। एन एल्बम ऑफ फोटोज, फोटो का एल्बम। एन एल्बम ऑफ स्टैम्प्स, डाक टिकटों का एल्बम। एन एल्बम ऑफ स्नैपशॉट्स, शीघ्रता से खींचे हुए फोटो का एल्बम। एन अलायंस ऑफ पावर्स, शासकों या सैनिकों का संगठन। एन एंथोलॉजी ऑफ पोएम्स, कविताओं का संग्रह। एन आर्चीव ऑफ पब्लिक रिकॉर्ड्स, सार्वजनिक रिकॉर्ड का ग्रंथालय। एन असॉर्टमेंट ऑफ जॉब्स, कार्यों का क्रम। अ बेल ऑफ कॉटन, सूती कपड़ों की गठरी। अ बेल ऑफ वुड, लकड़ी का गट्ठर। अ बैरेज ऑफ क्वेश्चंस, प्रश्नों की बौछार। अ बास्केट ऑफ फ्रूट्स, फलों की टोकरी। अ बैच ऑफ लोव्स, पावरोटियों की घानी। अ बैटरी ऑफ गन्स, बंदूकों की कतार। अ बैटरी ऑफ लाइट्स, दीपकों की पंक्ति। अ बैटरी ऑफ कैमराज, कैमरों की पंक्ति। अ बीम ऑफ रेज, प्रकाश के किरणों की कड़ी। अ ब्लॉक ऑफ फ्लैट्स, फ्लैटों की पंक्ति। अ ब्लॉक ऑफ हाउसेस, घरों की पंक्ति। अ बुके ऑफ फ्लावर्स, फूलों का गुच्छा या गुलदस्ता। अ बजट ऑफ लेटर्स, पत्रों या चिट्ठियों का संग्रह। अ बजट ऑफ न्यूज, समाचारों का संग्रह। अ बंच ऑफ फ्लावर्स, फूलों का गुच्छा। अ बंच ऑफ ग्रेप्स, अंगूरों का गुच्छा। अ बंच ऑफ कीज, चाबियों का गुच्छा। अ कैश ऑफ आर्म्स, हथियारों के छिपाने का स्थान। अ कैटलॉग ऑफ बुक्स, पुस्तकों की सूची। अ कार्गो ऑफ व्हीट, जहाज या वाहन पर लदा गेहूं। अ कैश ऑफ फिशेज, पकड़े गए या फंसाए गए मछलियों का समूह। अ सेलर ऑफ वाइन, शराब रखने का तहखाना या कोठरी। अ चेन ऑफ माउंटेन्स, पर्वतों की श्रृंखला। अ चेन ऑफ इवेंट्स, घटनाओं की श्रृंखला। अ चेस्ट ऑफ ड्रार्स, जांघियों या कच्छों का संदूक या पिटारा। अ क्लाउड ऑफ डस्ट, धूल कण का समूह। अ क्लस्टर ऑफ आइलैंड्स, टापुओं का समूह। अ क्लस्टर ऑफ नट्स, सुपारियों का गुच्छा। अ कोड ऑफ लॉज, कानूनों की संहिता। अ कमीशन ऑफ इंक्वायरी, पूछताछ के अधिकार का समूह। अ कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन, राष्ट्रों का सार्वजनिक कल्याण संघ। अ कॉन्फेडरेशन ऑफ स्टेट्स, राज्यों की संधि। अ कॉन्फेडरेशन ऑफ पावर्स, शासकों की संधि। अ कॉन्फेडरेशन ऑफ गुड्स, भेजे हुए माल की सूची। अ कॉन्स्टेलेशन ऑफ स्टार्स, तारों का समूह। अ कन्वॉय ऑफ लॉरीज, चार पहिया गाड़ियों का बेड़ा। अ कोर्स ऑफ लेक्चर्स, व्याख्यानों का क्रम। अ क्रॉप ऑफ वीड्स, घास की उपज।
अ क्रॉप ऑफ हेयर, महीन छटे हुए बालों का समूह। अ करिकुलम ऑफ स्टडीज, अध्ययन संबंधित पाठ्यक्रम की सूची। अ फॉल ऑफ लीव्स, गिरे हुए पत्तियों का समूह। अ फॉल ऑफ स्नो, गिरे हुए बर्फ का ढेर। अ फॉल ऑफ रेन, गिरी हुई वर्षा की बूंदों का समूह। अ फैमिली ऑफ प्लांट्स, पौधों का परिवार। अ फैमिली ऑफ लैंग्वेजेस, भाषाओं का परिवार। अ फ्लीट ऑफ कार्स, कारों का बेड़ा। अ फ्लाइट ऑफ स्टेप्स, उठाते हुए कदमों का क्रम। अ फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स, सीढ़ियों का क्रम। अ फ्लोटिला ऑफ बोट्स, नावों का बेड़ा। अ फ्लोटिला ऑफ शिप्स, समुद्री जहाजों का बेड़ा। अ फॉरेस्ट ऑफ ट्रीज, पेड़ों का समूह अर्थात जंगल। अ गैलरी ऑफ पिक्चर्स, चित्रशाला में रखी हुई तस्वीरों का समूह। अ गार्लैंड ऑफ फ्लावर्स, फूलों की माला। अ ग्लट ऑफ इंजरीज, अपकारों की बहुलता। अ ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, टापुओं का समूह। अ ग्रोव ऑफ टीज, छोटे छायादार पेड़ों की वाटिका। अ हीप ऑफ रुइंस, घर आदि के टूटे फूटे अंशों का ढेर। अ होर्ड ऑफ ज्वेल्स, रत्नों का खजाना। अ होर्ड ऑफ गोल्ड, सोने का ढेर। अ होस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स, विषयों का समूह। अ जंबल ऑफ थिंग्स, चीजों का मिश्रण। अ लीग ऑफ स्टेट्स, राज्यों का संगठन। अ लीग ऑफ नेशंस, राष्ट्रों की संधि। अ लाइब्रेरी ऑफ बुक्स, पुस्तकों का संग्रह। अ लंप ऑफ मड, कीचड़ का ढेर। अ लंप ऑफ कोल, कोयले का ढेर। अ मास ऑफ क्लाउड, बादलों का पुंज। अ मास ऑफ रुइंस, विनष्ट चीजों का ढेर। अ मेज ऑफ टेंगलवुड, फंसे हुए लकड़ी का ढेर। अ मेज ऑफ वर्ल्डली अफेयर्स, सांसारिक घटनाओं का समूह। अ मिसेलेनी ऑफ कॉम्पोजिशंस, रचनाओं का संग्रह। अ मोप ऑफ ग्रे हेयर, भूरे बालों का समूह। अ माइन ऑफ इंफॉर्मेशन, सूचनाओं की खान। अ म्यूजियम ऑफ आर्ट, कला का भंडार। अ नौसिगे ऑफ फ्लावर्स, सुगंधित फूलों का गुच्छा। एन आउटफिट ऑफ क्लोथ्स, चतुराई से संग्रह किए हुए वस्त्रों का ढेर। अ पैक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स, ताश की गड्डी। अ पैकेट ऑफ सिगरेट्स, सिगरेट का पैकेट। अ पील ऑफ थंडर, मेघों की गड़गड़ाहट। अ पील ऑफ बेल्स, घंटियों की पंक्ति। अ पेंसिल ऑफ रेज, किरणों का समूह। अ पाइल ऑफ आर्म्स, हथियारों का ढेर। अ पाइल ऑफ वुड, लकड़ी का गट्ठर। अ पूल ऑफ ब्लड, खून का तालाब। अ रेंज ऑफ माउंटेन्स, पर्वतों की श्रेणी। अ रेंज ऑफ हिल्स, पहाड़ियों की श्रेणी। अ राइट ऑफ कलर्स, रंगों का उत्सव। अ रोल ऑफ नेम्स, नामों की सूची या नामवली। अ राउंड ऑफ ड्यूटीज, कर्तव्यों का समूह। अ राउंड ऑफ अपलॉज, प्रशंसा की वर्षा। अ रो ऑफ चेयर्स, कुर्सियों की पंक्ति। अ रो ऑफ ट्रीज, पेड़ों की पंक्ति। अ सी ऑफ ट्रबल्स, कष्टों की बहुलता। अ सीरीज ऑफ लेक्चर्स, व्याख्यानों का क्रम। अ सेट ऑफ रूल्स, नियमों का सेट। अ सेट ऑफ टूल्स, औजारों का सेट। अ शॉक ऑफ हेयर, गुथे हुए बालों का समूह। अ शावर ऑफ एरोज, तीरों की बौछार। अ शावर ऑफ अब्यूजेस, गालियों की झड़ी। अ शावर ऑफ रेन्स, वर्षा की बौछार। अ शावर ऑफ बुलेट्स, गोलियों की वर्षा। अ स्पीशीज ऑफ एनिमल्स, जानवरों की जाति। अ स्पीशीज ऑफ प्लांट्स, पौधों का प्रकार। अ स्टेक ऑफ आर्म्स, हथियारों का ढेर। अ स्टेक ऑफ हे, भूसे का ढेर। अ स्टेक ऑफ वुड, लकड़ी का ढेर। अ स्टॉक ऑफ गुड्स, सामानों का संचय। अ स्टॉक पाइल ऑफ न्यूक्लियर आर्म्स, आणविक हथियारों का ढेर। अ स्टॉक पाइल ऑफ गन पाउडर, बारूद का ढेर। अ स्ट्रोम ऑफ प्रोटेस्ट्स, विरुद्ध वाक्यों की बौछार। अ टर्फ्ट ऑफ हेयर, बालों का जूड़ा। अ टर्फ्ट ऑफ फीदर्स, पंखों का गुच्छा। अ वॉली ऑफ क्वेश्चंस, प्रश्नों की बौछार। अ व्हर्लपूल ऑफ माइजरी, कष्टों का चक्रवात। अ स्ट्रेच ऑफ व्हीट फील्ड, गेहूं के खेत का विस्तार। अ स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, मोतियों की पंक्ति या माला। अ स्ट्रिंग ऑफ बीड्स, प्रकाश के किरणों की पंक्ति। अ सूट ऑफ अपार्टमेंट्स, एक प्रकार के अपार्टमेंट का समूह। अ सूट ऑफ फर्नीचर,
एक ही प्रकार के फर्नीचर का समूह। अ सिलेबस ऑफ स्टडीज, अध्ययन का पाठ्यक्रम। अ ट्रेन ऑफ वैगन्स, 4 पहिए के छकड़े का तांता। अ ट्रेजर ट्रोव ऑफ संकन शिप्स, पृथ्वी में गड़े समुद्री जहाजों का खजाना। लिस्ट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, इमोशंस या फीलिंग्स। लव, प्रेम, हेट, घृणा, एंगर, नाराजगी या गुस्सा। पीस, शांति, प्राइड, अहंकार, सिंपैथी, सहानुभूति। स्टेट्स या एट्रीब्यूट्स, ब्रेवरी, वीरता, लॉयल्टी, वफादारी या राजभक्ति। ऑनेस्टी, ईमानदारी, इंटेग्रिटी, सत्यनिष्ठा, अखंडता या ईमानदारी। कॉम्पैशन, करुणा या दया भाव। चैरिटी, दान। सक्सेस, सफलता। करेज, साहस या निर्भयता। डिसीट, धोखाधड़ी या जालसाजी। स्किल, कौशल। ब्यूटी, सौंदर्य। ब्रिलियंस, बुद्धिमत्ता। पेन, दर्द या पीड़ा। मिजरी, व्यथा। आइडियाज, कॉन्सेप्ट्स। आइडियल, बिलीव्स, विश्वास या आस्था। ड्रीम्स, स्वप्न। जस्टिस, न्याय। ट्रुथ, सच या सत्य। फेथ, आस्था। लिबर्टी, मुक्ति या स्वतंत्रता। नॉलेज, ज्ञान। थॉट, चिंतन। इंफॉर्मेशन, सूचना। कल्चर, लोक विशेष की प्रथाएं या उसकी कला, साहित्य या संगीत। डेडिकेशन, समर्पण। मूवमेंट्स या इवेंट्स। प्रोग्रेस, आगे बढ़ना या प्रगति करना। एजुकेशन, औपचारिक शिक्षा पद्धति। हॉस्पिटैलिटी, आतिथ्य या अतिथि सत्कार। लेजर, फुर्सत या खाली समय। ट्रबल, मुसीबत। फ्रेंडशिप, दोस्ती। रिलैक्सेशन, शिथिलता या ढिलाई या छूट। एडवेंचर, उत्तेजनापूर्ण, जोखिम भरी घटना या उसका अनुभव। एनर्जी, कर्मठता। इंटेलिजेंस, समझ या बुद्धिमत्ता। सैक्रिफाइस, बलि। अमेजमेंट, विस्मय, एनेक्सिटी, चिंता या व्यग्रता। ऑ, भय या श्रद्धा युक्तमय। ब्यूटी, सुंदरता या सौंदर्य। ब्रेवरी, बहादुरी। केओस, अराजकता या अव्यवस्था। चैरिटी, परोपकार। चाइल्डहुड, बचपन या बाल्यावस्था। कंफर्ट, आराम या सुविधा। कम्युनिकेशन, संचार या संपर्क। क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा। डेमोक्रेसी, लोकतंत्र या स्वराज्य। डिटर्मिनेशन, दृढ़ संकल्प। फेल्यूर, विफलता। फेथ, विश्वास या निर्भरता। फियर, भय या आशंका। फ्रीडम, स्वतंत्रता या आजादी। फ्रेंडशिप, दोस्ती या मित्रता। जेनेरोसिटी, उदारता या सज्जनता। गॉसिप, गपशप। हैप्पीनेस, प्रसन्नता। ऑनेस्टी, ईमानदारी। होप, आशा। इमेजिनेशन, कल्पना। जस्टिस, न्याय। जॉय, आनंद। काइंडनेस, दयालुता। नॉलेज, ज्ञान। लाफ्टर, हंसी। लिबर्टी, स्वतंत्रता। लाइफ, जीवन। लक, भाग्य। लग्जरी, विलासिता। मेमोरी, स्मृति या स्मरण शक्ति। मोटिवेशन, अभिप्रेरण या प्रोत्साहन। म्यूजिक, संगीत। अपॉर्चुनिटी, अवसर। पेन, दर्द। पेशेंस, धैर्य। परसिविरेंस, दृढ़ता या हठ। प्लेजर, खुशी या प्रसन्नता। पावर, बिजली या शक्ति। प्राइड, गर्व या अभिमान। रिलैक्सेशन, छूट या रियायत। सेटिस्फैक्शन, संतुष्टि। स्ट्रेंथ, ताकत या शक्ति। सक्सेस, सफलता। टैलेंट, प्रतिभा या विशेष योग्यता। ट्रस्ट, विश्वास। विजडम, बुद्धिमत्ता। स्पॉटिंग एरर। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि नाउन्स अर्थात संज्ञाएं
कुल 5 प्रकार की होती हैं, जिनके नाम हैं प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इन सभी संज्ञाओं का विवरण, पहचान एवं उदाहरण प्रस्तुत किए गए। उम्मीद की जा सकती है कि इनके विषय में समग्र जानकारी प्राप्त हो गई। अब हम ये देखते हैं कि परीक्षाओं में इन पर आधारित प्रश्न किस प्रकार के बनते हैं और उन प्रश्नों में निहित त्रुटियां किस प्रकार की होती हैं, जिन्हें हमें पहचानना होता है। अतः अब आवश्यक है कि हम ऐसे प्रश्नों को सुनें, समझें और उनमें निहित त्रुटियों तथा उनसे संबंधित नियमों की जानकारी प्राप्त करें। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए अब हम विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में नाउन से संबंधित पूछे गए विभिन्न प्रश्नों एवं उनसे संबंधित नियमों अर्थात ग्रामेटिकल रूल्स की जानकारी प्रस्तुत कर रहे हैं। सर्वप्रथम यह जानें कि ऐसे प्रश्नों को सामान्यतः 4 भागों में विभाजित किया जाता है। इनमें से किसी एक भाग में ग्रामेटिकल एरर अर्थात व्याकरण संबंधी त्रुटि होती है। प्रतियोगी को त्रुटि वाले भाग का पता लगाकर बोर्ड द्वारा निर्देशित तरीके के अनुसार उत्तर देना होता है। कभी कभी ये प्रश्न त्रुटि रहित भी पूछे जाते हैं। ऐसे सेंटेंस में वाक्य के अंतिम खंड अर्थात नो एरर को चिन्हित करना होता है। आइए ऐसे ही कुछ प्रश्नों की हल सहित चर्चा करें। लेकिन एक बात का ध्यान अवश्य रखें कि यदि आपकी पकड़ अंग्रेजी ग्रामर में ठीक ठाक है, तभी आगे आने वाले प्रश्नों को समझना आपके लिए आसान होगा। लेकिन यदि आपको आगे आने वाले प्रश्नों को समझने में दिक्कत हो रही है, तब आप एक बार पार्ट्स ऑफ स्पीच तथा टेंस को रिवाइज कर लें, तभी आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 1, द न्यूज ऑफ द गवर्नर्स डेथ हैव बीन ब्रॉडकास्ट बाय द AIR। हल, चूंकि न्यूज शब्द का प्रयोग हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होता है, इसलिए प्रश्न के तीसरे भाग में सहायक क्रिया हैव के स्थान पर सहायक क्रिया हैज का प्रयोग करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2, देयर वाज समथिंग सिकनिंग अबाउट द श्रिल अर्जेंट समन ऑफ द बेल। हल, प्रश्न के तीसरे भाग में समन के स्थान पर समन्स का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि समन है वर्ब तथा समन्स होता है नाउन, जिसका अर्थ होता है बुलावा। यहां पर नाउन की आवश्यकता है क्योंकि इसके पूर्व अर्जेंट शब्द आया है जो कि एडजेक्टिव है। अतः स्पष्ट है कि समन्स होता है नाउन, इसका अर्थ है बुलावा। क्वेश्चन नंबर 3, समन्स वर इश्यूड अगेंस्ट द हार्डन्ड क्रिमिनल। हल, समन्स एक नाउन है और यह इसका सिंगुलर फॉर्म है, इसलिए प्रश्न के प्रथम भाग में वर के स्थान पर वॉज का प्रयोग करना चाहिए। समन्स का प्लूरल इसके अंत में es बढ़ाने से बनता है, अर्थात इसका प्लूरल होगा समन्सेस। क्वेश्चन नंबर 4, मैनी सीनरीज वर सोल्ड इन द कुंभ मेला। हल, प्रश्न के प्रथम भाग में सीनरीज के स्थान पर सीनरी शब्द का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि सीनरी शब्द का प्लूरल भी सीनरी ही होता है। इसमें प्लूरल बनाने के लिए s या es नहीं जोड़ा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, द एजुकेशन मिनिस्टर गेव अस अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशंस आफ्टर द एंट्रेंस एग्जामिनेशन। हल, प्रश्न के तीसरे भाग में इंफॉर्मेशंस के स्थान पर इंफॉर्मेशन का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि इस शब्द के अंत में s का प्रयोग नहीं किया जाता है। इस शब्द का सिंगुलर और प्लूरल दोनों इंफॉर्मेशन ही होता है, अर्थात सीनरी की भांति इंफॉर्मेशन शब्द में भी s या es नहीं जोड़ा जाता। क्वेश्चन नंबर 6, आर्म्स वॉज गिवन टू द ब्लाइंड ऑन माई बर्थडे। हल, प्रश्न के पहले भाग में प्रयोग किया गया शब्द ALMS आर्म्स, जिसका अर्थ होता है भिक्षा या दान, का प्रयोग हमेशा प्लूरल फॉर्म में किया जाता है, इसलिए इसके बाद वॉज के स्थान पर वर का प्रयोग करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7,
A butcher slaughters many sheep during Eid ul Juha. हल। प्रश्न के तीसरे भाग में शीप्स के स्थान पर शीप का प्रयोग करना चाहिए क्योंकि ये ऐसा नाउन है जिसका प्रयोग सिंगुलर तथा प्लूरल दोनों ही फॉर्म में किया जाता है, इसलिए इस शब्द के अंत में एस बढ़ाने का कोई औचित्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8। He has stolen my 500 rupees note today. हल। प्रश्न के तीसरे भाग में रुपीज के स्थान पर रुपी का प्रयोग करना चाहिए क्योंकि डेफिनेट न्यूमेरल एडजेक्टिव और नाउन को हाइफन के माध्यम से जोड़ने पर सिंगुलर फॉर्म में रखा जाता है, इसलिए रुपीस के स्थान पर रुपी का प्रयोग उचित है। क्वेश्चन नंबर 9। A lots of students gathered in the middle hall to welcome their new principal. हल। प्रश्न के प्रथम भाग में लॉट्स के स्थान पर लॉट का प्रयोग करना चाहिए। हमेशा ध्यान रखें कि अ लॉट्स ऑफ का प्रयोग किया ही नहीं जा सकता क्योंकि लॉट्स प्लूरल है और प्लूरल नाउन के पूर्व ए का प्रयोग नहीं होता। यदि लॉट्स का प्रयोग करना हो तो इसके पूर्व ए नहीं लगाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10। I cannot accompany you because I have much assignments to complete. हल। प्रश्न के चौथे भाग में मच के स्थान पर मैनी का प्रयोग करना चाहिए क्योंकि असाइनमेंट्स काउंटेबल नाउन है जिसके लिए मैनी का प्रयोग होता है। हमेशा ध्यान रखें कि यदि नाउन के अंत में एस लगाकर प्लूरल बनाया गया है तो वह काउंटेबल नाउन है। क्वेश्चन नंबर 11। हाउ मेनी शुगर डू यू वॉन्ट? हल। प्रश्न के दूसरे भाग में मैनी के स्थान पर मच का प्रयोग करना चाहिए क्योंकि शुगर मटेरियल नाउन है और संख्यात्मक नहीं अपितु मात्रात्मक है, अतः इसके पूर्व मच का प्रयोग किया जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12। Among all kinds of worker or respect for them in their distress prevailed. हल। प्रश्न के दूसरे भाग में वर्कर के स्थान पर वर्कर्स का प्रयोग करना चाहिए क्योंकि काइंड्स ऑफ के बाद प्लूरल नाउन का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13। We boast of a rapid progress, but houses made of bricks and stone are very rare in Indian villages. हल। प्रश्न के तीसरे भाग में ब्रिक्स के स्थान पर ब्रिक का प्रयोग करना चाहिए क्योंकि मटेरियल नाउन या अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल अंत में एस या ईएस लगाकर नहीं बनाया जाता, अर्थात मटेरियल नाउन का प्लूरल बनाया ही नहीं जाता। और ध्यान रहे कि इन नाउन्स के पूर्व किसी आर्टिकल का प्रयोग भी नहीं किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14। Having been brought up in the East, he was amazed when he came to Nainital and saw the snow for the first time. हल। प्रश्न के तीसरे भाग में स्नो शब्द के पूर्व द का प्रयोग नहीं करना चाहिए क्योंकि मटेरियल नाउन के पूर्व आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15। That couple has endured so many emotional and financial crises. It is amazing their marriage has lasted. हल। प्रश्न के दूसरे भाग में CRISIS क्राइसिस के स्थान पर CRISES क्राइसिस का प्रयोग करना चाहिए क्योंकि इमोशनल और फाइनेंशियल को एंड से जोड़ा गया है तथा इनके पूर्व सो मैनी का प्रयोग किया गया है, अतः इसके बाद प्लूरल नाउन आना चाहिए। क्राइसिस एक ग्रीक नाउन है और इसका प्लूरल होता है क्राइसिस। क्वेश्चन नंबर 16। मोस्ट ऑफ द मेंबर ऑफ द हिंदू महासभा डिफर विद डॉक्टर अंबेडकर ऑन इंटरकास्ट मैरिज। हल। प्रश्न के पहले भाग में मेंबर के स्थान पर मेंबर्स का प्रयोग करना चाहिए क्योंकि मोस्ट ऑफ के बाद सदैव प्लूरल नाउन का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17। द आगरा पुलिस वॉज रनिंग बिहाइंड द हाईवेमैन हल। प्रश्न के दूसरे भाग में वॉज के स्थान पर वर का प्रयोग करना चाहिए क्योंकि पुलिस शब्द का प्रयोग प्लूरल फॉर्म में किया जाता है।
Question number 18. Bacteria is probably the most common form of life on earth. हल। प्रश्न के पहले भाग में is के स्थान पर are का प्रयोग करना चाहिए क्योंकि बैक्टीरिया शब्द प्लूरल है, अतः इसके बाद प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग उचित है। यहां पर यह भी जान लें कि बैक्टीरिया शब्द का सिंगुलर फॉर्म होता है बैक्टीरियम, अतः बैक्टीरिया के स्थान पर बैक्टीरियम का प्रयोग करके भी इस प्रश्न को हल किया जा सकता है। दोनों ही प्रकार से प्रश्न को हल करने पर मिस्टेक प्रश्न के पहले भाग में ही रहेगी। क्वेश्चन नंबर 19. We should help the poor in these hard days. हल। प्रश्न के दूसरे भाग में पुअर्स के स्थान पर पुअर का प्रयोग करना चाहिए क्योंकि पुअर वैसे तो एडजेक्टिव है, परंतु यहां पर इसका प्रयोग नाउन की तरह हुआ है। ऐसी दशा में नाउन का प्लूरल बनाने के लिए उसके पूर्व डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है, अंत में एस का कभी नहीं। पुअर का अर्थ है गरीब तथा द पुअर का अर्थ होता है गरीब लोग। द पुअर शब्द निर्धन वर्ग को बता रहा है। क्वेश्चन नंबर 20. सुधा इज वन ऑफ द टॉलेस्ट गर्ल दैट हैव लिव्ड इन दिस हॉस्टल. हल। प्रश्न के दूसरे भाग में गर्ल के स्थान पर गर्ल्स का प्रयोग करना चाहिए क्योंकि वन ऑफ के बाद आने वाले नाउन को हमेशा प्लूरल फॉर्म में रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 21. प्लीज सेव द एनवायरमेंट्स. इस वाक्य में एनवायरमेंट एक अनकाउंटेबल नाउन है तथा अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल नहीं बनाया जाता, अतः द एनवायरमेंट्स के स्थान पर द एनवायरमेंट होगा, अर्थात इसमें एस या ईएस नहीं जोड़ा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22. डियर पेरेंट, आई ग्लैड टू इन्फॉर्म यू दैट योर चाइल्ड इज वेरी जीनियस. वाक्य में डियर पेरेंट का उल्लेख किया गया है, परंतु क्या डियर पेरेंट कहना ठीक है? ध्यान दें कि पेरेंट्स और पेरेंट दो शब्द हैं, जहां दोनों के हिंदी अर्थ में भिन्नता है। जैसे पेरेंट्स का हिंदी अर्थ है माता और पिता, जबकि पेरेंट का हिंदी अर्थ है माता अथवा पिता। तो स्पष्ट है कि पेरेंट्स दो व्यक्तियों के लिए तथा पेरेंट किसी एक व्यक्ति के लिए है, अतः प्रश्न में केवल पेरेंट शब्द का यूज शुद्ध नहीं है, वहां पेरेंट्स शब्द का यूज किया जाएगा क्योंकि इस प्रकार के वाक्य दोनों व्यक्तियों अर्थात माता और पिता दोनों को संबोधित करते हुए होने चाहिए, न कि किसी एक को। क्वेश्चन नंबर 23. प्लीज कॉल योर पेरेंट्स. कृपया अपने माता पिता को बुलाओ. अब इस वाक्य में माता और पिता को बुलाने की बात की गई है, जो ग्रामर की दृष्टि से उचित नहीं प्रतीत होती है। यह माता या पिता को बुलाओ शब्द सही है, अतः पेरेंट्स के स्थान पर पेरेंट का प्रयोग किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24. दिस इंस्टीट्यूट टीचेस 300 स्टूडेंट्स पर ईयर. इस वाक्य में दो स्थानों पर त्रुटियां हैं। पहली गलती वाक्य अर्थात सेंटेंस के आरंभिक शब्द दिस इंस्टीट्यूट्स में है। यहां यह ध्यान रखना है कि दैट और दिस दो शब्द हैं जो अपने साथ किसी नाउन को सदैव सिंगुलर नंबर में ही रखते हैं। इनके साथ किसी प्लूरल नंबर नाउन को नहीं रखा जाता, अतः दिस इंस्टीट्यूट्स के स्थान पर दिस इंस्टीट्यूट होगा। दूसरी गलती 300 स्टूडेंट्स में है, जहां 100 एक यूनिट अर्थात इकाई है, अतः जब इस प्रकार की यूनिट अपने साथ किसी नंबर अर्थात संख्या को रखती है तो वह सदैव सिंगुलर नंबर में लिखी जाती है, अतः 300 स्टूडेंट्स के स्थान पर 300 स्टूडेंट्स लिखा जाएगा। अब शुद्ध वाक्य होगा दिस इंस्टीट्यूट टीचेस 300 स्टूडेंट्स पर ईयर। क्वेश्चन नंबर 25. शी वॉन्ट्स टू लर्न इंग्लिश अल्फाबेट्स. ध्यान दें, इस वाक्य में इंग्लिश अल्फाबेट्स का क्या मतलब है? अल्फाबेट और अल्फाबेट्स दो अलग अलग शब्द हैं, जिनमें अल्फाबेट का अर्थ है वर्णमाला और अल्फाबेट्स का अर्थ है भाषा।
यदि वाक्य में इंग्लिश वर्णमाला सीखने की बात की गई हो तब इंग्लिश अल्फाबेट शुद्ध होगा, लेकिन यदि बात भाषा सीखने की हो तो इंग्लिश अल्फाबेट्स शुद्ध होगा, ना कि इंग्लिश अल्फाबेट।